तो शुरुआत के बाद बढ़िया रिकवरी दिखाते हुए बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आते हुए दिख रहा है आपको बाजार इस समय। क्या ये लेवल्स बाजार होल्ड करेगा, यहां से आप और ऊपर जाएंगे या फिर आखिरी 1.5 घंटे में फिर से आ सकता है गिरावट का दबाव? यह है बड़ा सवाल जिस पर रहेगा हमारा फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ग्लोबल मार्केट से कुछ हल्का फुल्की रिकवरी के संकेत जरूर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे मार्केट अब देखते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं और कहां क्लोज होते हुए नजर आते हैं, इस पर रहेगा हमारा फोकस। लेकिन दीप, सबसे पहले जरा बता दीजिए कि इस वक्त की बड़ी बातें कौन सी निकल कर आ रही हैं? बड़ी बात तो यही है कि वैसे अगर आप देखते पर ONGC और NMDC आपको एक्शन में दिखेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आपको खरीदारी आ रही है। 50 पॉइंट ऊपर आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। हमारे बाजार की अगर आप बात करेंगे तो कमजोरी है, बट उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है। बैंक निफ्टी अब आपको सिर्फ 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है। सुबह 450 पॉइंट तक गिरा था, तो वहां से एक स्मार्ट रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बट फिर भी कुछ स्टॉक्स पर प्रेशर है। SBI जैसे कि 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। इसके अलावा मेटल शेयर्स आज यहां पर आपको वीकनेस आ रही है। एक तो कुछ नतीजे आए हैं, दूसरा हम देख रहे हैं ग्लोबली मेटल्स में प्रेशर बना हुआ है। ग्लोबल मूड माहौल भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो वहां पर थोड़ा दबाव है। रियल एस्टेट शेयरों पर आपको दबाव आज दिख रहा है। DLF भी 2.5 महीने के निचले स्तर पर आया है। बट इस समय के बाजार को एक्शन को देखना जरूरी है। वैसे आपको सुस्त बाजार दिखेगा, बट डेज हाई पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये फैक्टर कहां से आए? क्या फैक्टर रहा जिसने पुश किया कि सिर्फ ग्लोबल क्यूज थे या हमारा बाजार गिरते गिरते थक गया, इस वजह से कहा कि चलो थोड़ा रिकवर हो जाता? नहीं, थक तो नहीं गया, बट जो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि बाजार की एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज है। ऑन क्लोजिंग बेसिस जो है 19,400 से 19,600 की आप रेंज में रहे हैं। अब हाँ, एक बार के लिए तो आप 19,275 तक आए थे। बट आज के बाजार की अच्छी बात यह है कि जो सेलिंग आनी थी वो पहले 15-20 मिनट में आई। जो डेज लो बना है वो फर्स्ट 15-20 मिनट्स में बन गया है। उसके बाद बाजार और नीचे नहीं गया। वहां से आपने स्टेडी रिकवरी देखी। आपको याद होगा जब सुबह में हम शो कर रहे थे तो 9:30 के आसपास बॉटम बना बाजार का। वहां से करीब 1-1.5 घंटे के लिए बाजार रेंज में रहा और उस रेंज में रहने के बाद आपने एक अच्छी रिकवरी बाजार में आती हुई देखी। और ये सिर्फ निफ्टी की बात नहीं, निफ्टी तो अब ऑलमोस्ट सारी आपके लॉसेस गिव अप करके पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। बट अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें, 44,850 के नीचे बैंक निफ्टी आपको गिरते हुए दिखा था, तो वहां से आपको काफी ज्यादा प्रेशर दिख रहा था। वहां से भी बढ़िया रिकवरी आई है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रिकवरी आपने दिन के निचले स्तर से 43,775 का लो बनाया था, वहां से स्मार्ट रिकवरी है। 44,000 का क्लेम कर लिया। जो हम बात कर रहे थे 44,000, 44,500 एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल पर ब्रॉडर रेंज है, वहां पर आपने रिकवरी आती हुई देखिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हालांकि दबाव ज्यादा है, बट रिकवरी भी अच्छी है। 1 पॉइंट पे स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 2% नीचे था, अब 0.5% नीचे दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी सिर्फ 1/3% ही नीचे आपको दिख रहा है। तो एक अच्छी रिकवरी हुई है इनिशियल सेलिंग प्रेशर के बाद। नतीजों का रिएक्शन आ रहा है वो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक ही है। IT का थोड़ा सहारा आपको आते हुए दिखा है। चुनिंदा FMCG स्टॉक्स थोड़ी खरीदारी दिखा रहे हैं। 1-2 आपके फार्मा शेयर्स भी अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं। हालांकि डिवीज नंबर कहीं पे से भी कॉन्फिडेंस आपके लिए नहीं लेकर आएंगे। बट बात यही है कि एटलीस्ट ओपनिंग के बाद ज्यादा बाजार बिगड़े नहीं है। कुछ अहम लेवल्स के नीचे जरूर गए, बट वहां से आपने फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं देखा। आप देखते हैं कल की एक दिन की छुट्टी भी है, उससे पहले हमारे बाजार कैसे करेंगे। और आज शाम को हमारा इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी थोड़ा रिएक्शन रह सकता है क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा बढ़कर आएगा। बट जितना एक्शन हुआ है, एटलीस्ट सुबह जो एक बार का मूड माहौल बन गया था कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आ गए हैं कि यहाँ से सेलिंग और इंटेंसिफाई होगी, वो हमने होते हुए नहीं देखा है। नीचे से थोड़ी पोजीशंस कवर भी हुई हैं। सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, बट ये नहीं कह सकते कि ये बाजार आउट ऑफ द वुड्स है अब तक। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी राय लेंगे बाजार के एक्शन पर और आज की कुछ स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे। बट उससे पहले थोड़ा बाजार के खबरों और नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, और उसके लिए हमारी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। बाजार की नजर अब किन ट्रिगर्स पर, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रहने वाली है, वो पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, गुड आफ्टरनून। क्या क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जहां नजर रखनी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कल हमारी छुट्टी है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। आज जैसे कि बताया, इन्फ्लेशन का डेटा आ जाने वाला है हमारे यहाँ पे जुलाई के महीने का, तो वहाँ नजर रहेगी। नतीजों में डिवीज की ऑलरेडी आ चुकी है, तो ITC पे अब नजर है क्योंकि यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे और डीमर्जर से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट होंगे, तो यहाँ पर रखनी है आपको नजर। FNO की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा के भी आज आने वाले हैं नतीजे। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में है। IPO के लिहाज से TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन जो IPO आज बंद हो जाएगा। OFS की साइज 280 करोड़ पूरा अगर आप देखेंगे
देखेंगे आईपीओ की साइज तो 880 करोड़ के आसपास के करीबन 2 गुना बढ़ते हुए अब तक नजर आया है। कल की बात करें तो कल ऑब्वियसली ट्रेडिंग हॉलीडे, लेकिन काफ़ी सारा ग्लोबल से आपको अपडेट आते हुए दिखेगा। यूएसए में रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है जुलाई के महीने का। जापान की बात करें तो Q2 का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा कल आते हुए नजर आने वाला है। चाइना पे भी रखनी है नज़र, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जुलाई के महीने का रिटेल सेल्स का डेटा आते हुए दिखेगा। तो ग्लोबल में छुट्टी नहीं है, जिसके चलते आपको काफ़ी सारे मैक्रो डेटाज वहाँ पे आने वाले, जहाँ पे बाजार की नज़र रहेगी। बुधवार की बात करें तो पारसी न्यू है, जिसके चलते बैंक हॉलीडे और करेंसी मार्केट्स दोनों ही बंद रहने वाले हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट्स ओपन रहेंगे, तो हम भी ओपन रहने वाले हैं। इसके अलावा डे टू डे सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनीज आ जाएगी। कामधेनु वेंचर्स, केशोराम इंडस्ट्रीज जैसे कुछ नाम है, जहाँ पे आपको ये जो शिफ्ट है T2T का वो होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ जो एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की वेडनेसडे की, वो भी जो होने वाली है स्टार्ट, वो हो जाएगी। आईपीओ के लिहाज से देखें तो SBFC फाइनेंस की जो लिस्टिंग है वो आपको होती हुई नजर आएगी। सब्सक्रिप्शन इसका काफ़ी ज़बरदस्त रहा था, 74 टाइम से बढ़ता हुआ दिखा था, तो यहाँ पे रहने वाली है नज़र। यूएसए की बात करें तो यूएसए ग्लोबल से काफ़ी सारे ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि यूएसए में फेड की जो मिनट की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे नजर रहने वाले। हाउसिंग स्टैट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी जुलाई का डेटा आएगा यूएसए से। यूरोप से Q2 जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आते हुए दिखेगा जून से। तो काफ़ी सारे मैक्रो रिलेटेड अपडेट्स यूएस और यूके से आने वाले हैं। साथ ही साथ यूके से जो इन्फ्लेशन का और पीपीआई का डेटा है वो भी आते हुए दिखेगा। तो काफ़ी कुछ है मैक्रो के लिहाज से जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। और अर्निंग्स में आईटीसी पेंडिंग है, उसके अलावा तो अर्निंग सीजन का लास्ट डे है। मार्केट आवर्स में आ जाएंगे आईटीसी? नहीं, पोस्ट मार्केट आने वाले। चलिए, तो रिएक्शन मतलब वेडनेसडे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो वो तो एक रहेगा जिसका हमें इंतजार रहने वाला है, लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ट्रिगर्स नुपुर ने आपके सामने रख दिए। अब जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, बताइए। गुड आफ्टरनून। कुछ नतीजों में अगर आप देखें तो डिवीज लैब वहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहाँ पर मुनाफा अगर आप देखें 49% के आसपास गिर कर आया है। वहीं आय की अगर आप देखें वहाँ पर भी 21% के आसपास की कट होती है, और कामकाजी जो मार्जिन हैं वो 37.6% से कम होकर 28.3% पर आते हुए दिखे हैं। स्पाइस जेट कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी को लगभग 6.2 करोड़ का जो घाटा था उसके मुकाबले 198 करोड़ का कंपनी को मुनाफा आता हुआ दिखा है। और अगर आप आय की बात करें तो आय में थोड़ी बहुत आपको कट होती हुई दिखी है, 2145 करोड़ से कम होकर 2003 करोड़ पर आती हुई दिखी है। खबरों में अडानी स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 15 दिन का और जो है समय मांगा है। रिपोर्ट सौंपने के लिए सेबी ने 15 दिन का और समय मांगते हुए दिखे हैं। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर 13 अगस्त को टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री जो है वो होती हुई दिखी है। लगभग अगर आप देखें 12.8 लाख टिकट्स जो है वो बिकते हुए दिखे हैं। एलएनटी पर ध्यान रखना है, क्योंकि एलएनटी कंस्ट्रक्शन को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है, और ये वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टीसीएस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेक्समार्क के साथ उनको और उनसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। आईआरसीटीसी दिल्ली मेट्रो के साथ टिकट बुकिंग के लिए इन्होंने करार किया है, और अंत में ब्लॉक डील में अगर आप एक ही डील दिखेगी, जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 57 लाख शेयरों के कई सौदे किए। ओके, एक ही बड़ी ब्लॉक डील हुई आज। बिल्कुल, चलिए ठीक है। और कई नंबर्स आ चुके हैं, कुछ नंबर्स आ भी रहे हैं। बात करते करते एक दो नंबर्स आए हैं। सैक्सॉफ्ट के नंबर्स आए हैं, श्रीराम प्रॉपर्टीज के नंबर्स आते हुए दिखे, कावेरी सीड्स के भी नंबर्स हमने देखे हैं, साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज पिछले कुछ मिनटों में भरपूर नंबर्स का एक्शन आपको बाजार में बनते हुए दिखा है। चलिए, इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, वागले साहब, सचिन जी, साथ ही सिद्धार्थ जी, हिमांशु गुप्ता साहब और चंदन तापड़िया साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। क्लोजिंग शो का ट्रेडिशन है, पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नया जी। दीपांशु, एनएमडीसी बाय करके चलना है। 118 का एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, लेकिन ये कॉल 1 से 2 दिनों के व्यूज है। आज के आज इसमें मुंह आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ये बुधवार तक या मे भी गुरुवार तक आपको 125 के लेवल दिखा देगा। 118 का करंट भाव है, आपका स्टॉप लॉस होगा 116 का। मेटल्स में बढ़िया रिकवरी आ रही है और उसमें आपको करनी है खरीदारी एनएमडीसी में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है इस समय। सेक्टरली अगर आप देखें, मेटल्स फिर भी टॉप लूजर है इस समय बाजार का, बट निचले स्तरों से रिकवरी जरूर दिखी है। 125 के टारगेट के एनएमडीसी में करें खरीदारी। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर।
गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप देखिए, मुझे लगता है आईटी क्या मैंने सुबह जिक्र किया था मार्केट की वीकनेस के टाइम की आईटी में खरीदारी देखने को मिल सकती है और आईटी काफी अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इन्फोसिस एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वीकनेस के बावजूद ब्रॉडर मार्केट में सुबह से इसमें स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक 1400 रुपए के पार चलने के लिए तैयार है। तो इन्फोसिस के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1392 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1380 रुपए का। अपसाइड में 1425 और 1440 रुपए तक के दो टारगेट के लिए इन्फोसिस फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, इन्फोसिस आईटी वैसे भी आज आपको बाजार का सहारा देने की कोशिश कर रहा है। टॉप गेनर है सेक्टोरली आईटी इस समय और उसमें लीडर इन्फोसिस से पर ट्रेड करना चाहेंगे हिमांशु जी। आइए, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ तैयार, उनकी एक कॉल भी आ रही है बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा और सारे दर्शकों को। आज का जो पिक है वो आजादी के दिन का पिक है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। डिफेंस की कंपनी है। आजादी की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस सामने ही आ जाता है और वो है HAL। शॉर्ट टर्म टारगेट बताई देता हूँ, 3950 3950 का शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको रखना है 4425 का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग ऑफ फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स जो एयरफोर्स में यूज किए जाते हैं और भी दूसरे तरीके से जो आर्मी मिलिट्री यूज करती है। ये कंपनी मेजॉरिटी सप्लायर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल में जीई के साथ जेट इंजिन के लिए डील की, यूएस के जीई के साथ 82,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, जो 3x ऑफ द रेवेन्यू केटर करता है। मतलब आने वाले 3 सालों के लिए रेवेन्यू इंटैक्ट है। अभी का हाल का जो ऑर्डर बुक आया है 26,000 करोड़ का। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, मुनाफे भी 30% से ग्रोथ होते हुए दिखे और मार्जिन बढ़ते हुए दिखे, 3%, 3.5% से बढ़ते हुए दिखे 20% के करीब। कंपनी मैनेजमेंट ये समझती है कि डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है ये साल में। एक्सपोर्ट्स आज 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें HAL का भी अच्छा योगदान है। HAL पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 3950, 4425 का लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए HAL। आज एक्चुअली डिफेंस स्टॉक्स में नई जान आपको आती हुई दिख रही है। HAL तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। सुबह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही थी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बढ़िया नतीजे हैं, उसके बाद कोचन शिपयार्ड और मजगांव डॉक, इन स्टॉक्स में भी हमने एक्शन देखा है। तो एक बार फिर से एक बढ़िया रोटेशन हम देख रहे हैं जहां तक डिफेंस स्टॉक्स का सवाल है। आइए, सचिन जी भी तैयार है अपनी कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए BTSWT। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई थी फर्स्ट हाफ में, मुझे लग रहा है अभी भी वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड लगभग 2630 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम जो मिल रहा है वो मोमेंटम चेस करना चाहिए। एंड स्टॉप लॉसेस यहाँ से लगभग अराउंड 2562 के आसपास लगाने हैं एंड खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी है। पोजिशनली मुझे लग रहा है 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये काफी बड़ी पोजिशन मूव भी अनफोल्ड हो सकती है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 2630 का टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस आपको 2560 पे लगाना है। ओके, तो रिलायंस पर आपको व्यू आते हुए दिख रहा है और आज सुबह भी हमने देखा था रिलायंस पर व्यू आया था और वहां से बाजार में थोड़ी रिकवरी के भी आपको आसार बनते हुए दिखे थे। अब एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत आ सकते हैं इस बाजार में। तो देखते हैं रिलायंस अगर मूव करता है तो फिर बाजार का एक्शन कैसा होते हुए दिखेगा। सुबह आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से रिलायंस पर खरीदारी की राय आई थी। हिमांशु जी अपने लेवल्स अपडेट करना चाहेंगे सर इस कॉल के? दीप, हमने इसमें रिलायंस में कॉल ऑप्शन सुझाई थी जिसमें ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है। लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल अग्री करता हूं सचिन जी के व्यू से कि स्टॉक में अभी भी एक अपसाइड बाकी है। 2600 प्लस तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 2560 का कॉल ऑप्शन जो हमने सुझाया था वो ऑलरेडी इन द मनी है, तो वहां पर पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए रिलायंस। सुबह जो राय दी थी, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा
पार्ट प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। मूव अच्छी आ रही है, 2575 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इंटरेस्टिंग एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। एचएल की तो अभी हमने बात करी थी, गोदरेज कंज्यूमर में भी एक थोड़ा एक्शन इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक भी थोड़ी रिकवरी के मूड माहौल में दिख रहा है। एक बार गोदरेज कंज्यूमर पुल करिए, डेज हाई पर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी के पास भी चलते हैं और लेते हैं उनका एक व्यू। सुमित जी देखें सर, गोदरेज कंज्यूमर डेज हाई पर इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु। इसी के अंदर मेरे को लग रहा है कि ऊपर का देखने को मिला, इन्होंने पोजीशन बना रखा है, वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें, क्योंकि जस्ट अभी लोअर लेवल से रिबाउंड का शुरुआत हुआ है। पिछले 3 दिनों की हाई ब्रेक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर में 1050 लेवल टूटने के बाद 1080 से 1100 रुपए लेवल पे देखने को मिल रहा है। वो शिफ्ट करें, सीएमपी में फ्रेश खरीदारी करें, एक अच्छा मूव ऊपर जाए। ऑलराइट, चलिए तो वो रिकमेंडेशन गोदरेज कंज्यूमर में आती हुई आईआरएफसी पर फोकस करेंगे। आज हमने दिन के दौरान इस पर भी फोकस किया था। अभी हम देख रहे हैं 0.25% की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। हिमांशु जी, आईआरएफसी कोई सलाह? बिल्कुल नेहा जी, इसमें जब ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया था लगभग 39-40 रुपए के आसपास, तब यहाँ पर मैंने काफी बोल्ड 55-60 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी और वो मूव इनफैक्ट बहुत जल्दी आता हुआ नजर आया। आज एक वीक ओपनिंग के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने इसमें आज पोजीशन बनाई है स्पेशली, वो 45 रुपीज के नीचे का यानी कि 45 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया और इनफैक्ट एक डिप मिला, एक सपोर्ट के रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आया। मुझे लगता है इस आज की डिप के बाद ये स्टॉक जो इसका अपसाइड का नेक्स्ट टारगेट्स है जो कि लगभग 60 रुपए तक के हैं पोजीशनल टारगेट्स, वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहने की सलाह है। 45 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 60 तक का इवेंचुअल टारगेट आईआरएफसी में बनता दिख रहा है। इसी बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुछ अच्छी स्ट्रेंथ इस स्पेस में नजर आ रही है और अपने आप को दिन के उच्चतम स्तर के पास टिकाए रखने की कोशिश। सचिन जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समय कोई राय? नेहा जी, यहाँ पर ट्रेंड तो काफ़ी समय से एक बुलिश ही रही है, बट जिस तरीके से अभी भी इसमें फ्लोर नज़र आ रही है लगभग अराउंड 33 के आसपास की वेल एस्टैब्लिश्ड है, एंड वहाँ से जो एलिवेशन मिला है मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम बाकी है, 40 लेवल्स के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 3750 के स्टॉप लॉस के साथ उसे मेंटेन किया जा सकता है, बट ऑन द हायर साइड 40 एक अच्छा रिव्यू जोन बन सकता है। रिव्यू जोन बनता दिख रहा है और अगर पोजीशन है 3750 के पास, इसको होल्ड करने की सलाह निकल कर आ रही है। बिगुल एक सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। जी बताइए सर। मेरे पास एक स्टॉक भी रडार पे आया है, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है तो ₹1.70, ₹100.75 101.75 भाव है। स्टॉक नाम है वेल, BHEL। BHEL के अंदर मोमेंट स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में है। एक दो दिनों का बीच में डिप आता है, फिर वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम होता है। आज लोअर लेवल से क्लिकली देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेल के अंदर यहाँ से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। तो जिन्होंने पोजीशन ले रखा है वो यहाँ पे सीएल फ्रेश खरीदारी करें। छोटा सा पीछे में लगा है जो कि 99 रुपए के पास बनेगा, 99 99.5 नीचे में सपोर्ट बनेगा। तो 99 के स्टॉप लॉस से वेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 106 का पहला टारगेट, 107 दूसरा टारगेट, 3-4 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें। 106 ये 2 लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। 99 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ये HCL में खरीदारी की राय आ रही है, 100 के ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, बट एक बार बाजार पर नजर डालिए, स्पेशली निफ्टी पर जबरदस्त रिकवरी आ चुकी है। निफ्टी पर डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव हो चुका है बाजार इस समय। दिन में पहली बार हम देख रहे हैं आज जब पॉजिटिव हुआ और पिछले 5 मिनट में आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। जो भी मूव आई है पिछले 5 मिनट में आई है। निफ्टी में एक स्मार्ट मूव आई है, बैंक निफ्टी में भी आपको एक बहुत ही स्मार्ट मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इस रिकवरी में काफी सारे बैंक्स का भी योगदान है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक बार साथ में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त रिकवरी दोनों में आती हुई दिख रही है और पिछले 5 मिनट का एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक दोनों में आपने खरीदारी बनती हुई देखी है।
इन्फोसिस यहां पर भी एक्शन हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने एक्शन होते हुए देखा है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहां पर भी पिछले 5-10 मिनटों में बढ़िया खरीदारी होती हुई दिखी है। तो बैंक्स की तरफ से एक बढ़िया योगदान आया है और पिछले कुछ मिनटों में यहां पर खरीदारी की वजह से आप देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल काफी सुधरते हुए दिखा है। तो बैंक्स का योगदान अच्छा रहा है। अब सिर्फ 75 पॉइंट नीचे है, एक बार के लिए 450 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी पर दिख रहा था, वहां से बढ़िया रिकवरी है और बहुत ही बढ़िया रिकवरी निफ्टी में है। दिन में पहली बार हमने देखा है कि निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार तोड़ने के बाद बाजार की रिकवरी भी काफी शानदार आपको होती हुई दिख रही है। एचयूएल का भी योगदान है, रिलायंस का योगदान है, एलएनटी है, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, इन सभी स्टॉक्स में आप खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं और निचले स्तरों से भी कई सारे बैंक्स रिकवर हुए हैं इंक्लूडिंग एंड एक्सिस बैंक। तो अच्छी रिकवरी वाला बाजार है। अब देखते हैं यहां से एक्शन और कैसे आपको बनते हुए दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक बार इस पर मैं राय लेना चाहूंगा क्योंकि स्टॉक में थोड़ा एक्शन अच्छा बन भी रहा है। हिमांशु जी जरा देखें सर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। दीप, एक वीकर ओपनिंग के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल से एक रिबाउंड दिखाया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से इंट्राडे में स्टॉक 958 960 के हर्डल के ऊपर निकला है, यहाँ पर फर्दर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का स्कोप है और मुझे लगता है स्टॉक 972 975 रुपए तक की अप मूव भी दिखा सकता है। तो अगर इंट्राडे की तेजी की पोजीशंस है तो फिलहाल होल्ड की जा सकती है। 953 यानी कि 953 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 972 975 रुपए तक की रिकवरी के लिए प्ले किया जा सकता है। कुल तो आईसीआईसीआई बैंक पर रखिए नजर, इंडसइंड, एक्सिस, कोटक बैंक इस पर भी रखनी है आपको नजर। इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर हम ऑलरेडी आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए देख रहे हैं। तो ये जो सारे दिग्गज हैं ये इस समय बाजार का मूड माहौल सुधारने का काम कर रहे हैं और काफी इफेक्टिवली ये काम इस समय आपको होते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स भी है जैसे विप्रो है, सन फार्मा है, एशियन पेंट्स है, एचसीएल टेक है, इसमें भी आपने अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये भी नीचे से सुधरे हुए हैं। एचयूएल ये एक और काउंटर है जहां पर आपको इस समय स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। हालांकि नंबर्स आज आईटीसी के आने वाले हैं। एक बार एचयूएल के चार्ट पर सचिन जी से राय लेना चाहूंगा। सचिन जी जरा देखें सर, एचयूएल ये भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफी समय से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, लगभग अराउंड 6 हफ्तों तक थोड़ी सी बिकवाली के घिराव में था काउंटर, बट जिस तरीके से इसने 2500 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, वही से एक पियर्सिंग लाइन काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो आई थिंक ये एग्जिबिट्स लगभग रिवर्सल के ही नजर आ रहे हैं एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस प्लेस्ड है प्लस अगर इसका 30 मिनट्स का आरएसआई देखे तो वहां पर काफी टाइम से एक डाइवर्जेंस था। तो इसका इवेंचुअल आउटकम मुझे लग रहा है एक अच्छे पुल बैक में होना चाहिए एंड जिस तरीके से फिलहाल प्राइस एक्शन नजर आ रही है लगभग अराउंड 2600 से लेके 2580, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में एक स्विंग बन सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छे डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में है, एक अच्छे सपोर्ट को वापस इसने रिस्पेक्ट किया है। तो आई थिंक 2516 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बनाने चाहिए एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 2580 2600 जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, आई थिंक वहां तक एक स्विंग नजर आ सकता है इसी हफ्ते में। चलिए एचयूएल में अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत दिख रहे हैं। 2526 के साथ नई पोजीशन खड़ी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2516 का और टारगेट इवेंचुअली 2600 तक ऊपर दिखाई दे रहा है। वक्त हुआ एक बिगुल का सिद्धार्थ सिडानी के लिए सुपरसेट। सिडानी जी बताइए। देखिए नेहा, ये कॉल है एलटीआई माइंडट्री पे। एलटीआईएम आईटी में एक अच्छा बज है, हमें एक मोमेंटम जरूर दिखता है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 5300 का, 5300 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 5800, 5800। ये मर्ज एंटिटी है एलटीआई और माइंडट्री की। पहले तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, मार्जिन अच्छे थे, टोटल डील विन $1.41 बिलियन की दिखी जो 10% से बढ़ते हुए दिखी। टोटल क्लाइंटाइल 700 के ऊपर के क्लाइंटाइल है। मैनेजमेंट ये सोचते कि ग्रोथ इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा उससे ज्यादा बढ़ के ग्रोथ आएगा FY24 में। मार्जिन 17 से 18% हो सकते हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि ग्रोथ सस्टेनेबल रहेंगे। लार्ज डील पाइपलाइंस है कंपनी के पास आने वाले समय में और हम मानते हैं कि 12% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी एलटीआई माइंडट्री पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 5300 का, 5300, लॉन्ग टर्म 5800।
LTI Mindtree इस पर रखनी है नजर, और इस समय बाजार का टॉप गेनर भी है LTI Mindtree। वायदा बाजार में भी, निफ्टी में भी अगर आप देखें तो टॉप गेनर है। IT का पूरा योगदान है इस मूव में, बट बैंक्स में भी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। ब्रेथ अभी भी बाजार की खराब है, बट सिग्निफिकेंटली बेटर है जो हमने सुबह एटलीस्ट बनते हुए देखी थी। बट एक चीज और जो मूड सुधारने का काम कर रही है, और वो है आपकी रीसेंट पिक्चर्स के जो रिलीज हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में। जबरदस्त एक्शन रहा है। इस हफ्ते वीकेंड तो हमने देखा ही था, गदर का क्रेज जो बना हुआ है। आइए थोड़ा समझते हैं क्या क्रेज रहा है इस मूवी का, बाकी मूवीज जो रिलीज हुई हैं, और वीकेंड पर कैसी कमाई करी है बॉक्स ऑफिस पर मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघरों ने, स्पेशली PVR जहां पर हम देख रहे हैं 6 महीने की ऊंचाई पर इस समय शेयर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नुपुर है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। नुपुर बताइए। बिल्कुल, गदर में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब गदर 1 ओरिजिनल जब आई थी 2001 में, तब उसके साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी लगान, तो उससे एक्सपेक्टेशन कम थी और उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि गदर सुपर हिट होगी, जो कि हुई थी। हम आपके कौन के बाद सुपर हिट ये मूवी रही थी और 133 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन भी किया था उस टाइम पे। उस समय में उसने 133 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से लगान चली उसके बाद, और दोनों ही मूवीज ने बम्पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिए थे। वापस से हिस्ट्री रिपीट हुई है। गदर 2 ने वापस से एक रिकॉर्ड यहाँ पर भी बना, 135 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गदर 1 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं 3 दिन में, और 350-400 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और जो वर्ड ऑफ माउथ OMG जो लगान की जैसी निकली, उसने भी जो बहुत अच्छा बम्पर उसका भी ओपनिंग रहा, और उसके भी लाइफ टाइम कलेक्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मजबूती नजर आती है। इनफैक्ट जो जेलर रिलीज हुई है थर्सडे के दिन, उसका भी अगर आप देखेंगे तो लाइफ अभी तक का कलेक्शन करीबन 150 करोड़ तो उसने ऑलरेडी 3-4 दिन में कर लिया है। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी यहाँ पर भी हो सकता है, 350-400 करोड़ यहाँ पर भी जा सकता है। वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस थिएटर में 400 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। तो कंबाइंड कलेक्शन वीकेंड का 400 करोड़ तक का रहा है, और पिछले 10 सालों में पहली बार वीकेंड में 2 करोड़ 10 हज़ार फुटफॉल्स देखे गए। तो कोविड के बाद इनफैक्ट हिस्ट्री में मल्टीप्लेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज आई है जहाँ पे उन्होंने कहा कि बम्पर यहाँ पे ओपनिंग्स और जो फुटफॉल्स देखे जा रहे हैं वो भी काफ़ी मजबूत है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि गदर 2 दोनों ही मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर में बेहतर रिस्पांस दे रही है। जो सिंगल स्क्रीन से Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, वहाँ पे रिस्पांस गदर 2 को काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। OMG वर्ड ऑफ माउथ से यहाँ पर इस मूवी को भी फ़ायदा होते हुए दिखा है। इनफैक्ट PVR आइनॉक्स की तरफ से भी अपडेट आया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड टिकटों की बिक्री और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा गया है। करीबन 13 लाख टिकटें की जो टिकट्स है वो बिक्री हुई है उनकी वीकेंड में, और 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने किया है। इनफैक्ट 11 से 13 अगस्त के बीच अगर आप देखें तो 33.5 लाख टिकटों की बिक्री PVR आइनॉक्स ने देखे। तो कोविड के बाद जो टर्न अराउंड लग रहा था कि OTT रिप्लेस करेगा सिनेमा को, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो बॉलीवुड ने भी बैक किया है गदर और OMG के साथ, और आने वाले जो मूवीज़ है उससे भी एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगस्त में एक और इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है ड्रीम गर्ल, और फिर सितंबर में सबको इंतजार है जवान का, यहाँ पर भी रहेगी नज़र। लंबे समय बाद हम देख रहे हैं बैक टू बैक हिट्स आपके एक साथ आ रही हैं। आई डोंट थिंक लास्ट कितने सालों में ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखा है। कोविड के बाद तो आई गेस कोविड के बाद तो बॉलीवुड ने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा रिस्पांस देखा, क्योंकि रॉकी और रानी ने भी इनफैक्ट 150 करोड़ का कलेक्शन किया, और उसके पहले भी जो मूवीज आई थी छोटे बजट वाली उन्होंने भी अच्छा किया था। तो बैक टू बैक बॉलीवुड के लिए अच्छी बात है, और बॉलीवुड अगर रिवाइव कर रहा है तो PVR आइनॉक्स के लिए भी अच्छी बात है। कंटेंट पाइपलाइन फाइनली थोड़ी सुधर रही है। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है, और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है जैसे नुपुर बता रही थी। 22 साल बाद 2001 से 2023 22 साल बाद आई, और तब भी अच्छा परफॉर्म किया था। अब तो खैर और रिकॉर्ड तोड़ रही है। सिद्धार्थ जी, देखिए आपने वीकेंड पर गदर सर? दीप, OMG देख ली है, गदर मिस हो गया है, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्स बहुत जोरदार है, और मैं मानता हूं PVR आइनॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेगा जिस हिसाब से इनके स्क्रीन एडिशंस होने वाले हैं, और एवरेज टिकट प्राइस जो इनके बढ़ रहे हैं, इससे इनको क्लियर कट फायदा मिलेगा। F&B की बात करें तो ये भी करीबन 12 से 15% का उछाल देखा गया है पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले। तो मैं मानता हूं कि PVR आइनॉक्स डेफिनेटली एब्सोल्युटली इन द चैट्स और बज में है, और अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे नुपुर बता रही है और भी ब्लॉकबस्टर मूवीज आने की उम्मीद है।
और ब्लॉकबस्टर मूवीज भी आपके लिए आने वाली हैं। एक बार जरा चार्ट पर भी राय लेना चाहूंगा। सचिन जी जरा देखें सर पीवीआर का चार्ट, अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं ये भी बताएं। दिपांशु, आई थिंक पिछले हफ्ते में वेडनेसडे के सेशन में हमने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड की थी लगभग अराउंड 1620 के लेवल्स के आसपास। उसके टारगेट्स तो अचीव हुए हैं, बट अभी भी कहीं पर भी थकावट के संकेत नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट 1700 के आसपास का एक माइनर हर्डल जरूर नजर आ रहा था, एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था, बट उसे भी इसने जिस कॉन्फिडेंस से पार किया है, तो मुझे लग रहा है 1850 1860 तक ये मोमेंटम स्ट्रेच होना चाहिए। उसके पहले मेजर अभी कोई हर्डल नजर नहीं आ रही, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो लगभग अराउंड 1680 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड 1850 एक अच्छा रिव्यू जोन बन सकता है। तो चार्ट्स भी इसकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। पीवीआर आइनॉक्स अगर नई पोजीशन खड़ी करनी है तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ बनाए पोजीशन और 1850 तक का टारगेट करेगा आपका इंतजार। चलिए वक्त हुआ एक बिगुल का। सुमित सुपरहिट का एक बिगुल। सुमित जी बताइए। बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 210 211 211 रुपीज का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फेडरल लिमिटेड। कल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। ABFRL अब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा आज और आने वाले 4-5 दिनों के अंदर। ABFRL के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वैसे भी स्टॉक ने लोअर लेवल बेस बनाया है और लोअर लेवल से एक रिकवरी का शुरुआत की है, तो ABFRL मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर के पास है 200 का सपोर्ट लगा के ABFRL में यहाँ पे खरीदारी करें। जिन्होंने लिया है लोग होल्ड करें। ऊपर में पहला टारगेट 220 रुपए का, दूसरा टारगेट 225 रुपए का। तो ABFRL में यहाँ पे CMB पर खरीदारी करें। 202 के स्टॉप लॉस से 220 225 ये लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ओके, तो एबी फैशन इसमें आपको करना है फोकस। ये आपके लिए काउंटर अच्छी मूव दिखा सकता है। 212 के लेवल पर खरीदारी करिए, 220 और 225 के टारगेट के लिए। बाजार का मूड माहौल बदलते ही आप देख भी रहे हैं, अब कुछ बढ़िया बाय कॉल्स भी आ रही हैं और ऐसी कुछ बढ़िया बाय कॉल्स लेने का वक्त हो चुका है सेठी साहब की तरफ से, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून। अभी हम गदर की बात कर रहे थे जहां पर आपने सुपरहिट प्रीमियर भी अटेंड किया था, बट उससे पहले एक सुपरहिट कॉल रही है सर आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसकी हम बात भी कर रहे थे आज सुबह, नंबर्स भी आए थे, आपने शॉर्ट टर्म पिक भी दी थी सुबह जब मैंने कहा था कि आपके टारगेट ज़्यादा दूर नहीं दिख रहे, तो आपने कहा चलिए 630 की जगह 650 का टारगेट भी आप कर सकते हैं। आज 655 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है सर और ऑलमोस्ट 665 तक कल हाई भी इसने आज बनाया। तो सुपरहिट कॉल रही गार्डन रीच की, क्या करना है सर इसमें बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। मैंने 615 के लेवल्स पे रिकमेंड किया और टारगेट छोटे थे, आपने रिवाइज करवा के 650 कराया, वो भी मीट हो गया और हाई तो आज 665 के थे। बट जिस तरह की तेजी इस स्टॉक में या इस तरह के स्टॉक्स में, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड है, चाहे वो मझगांव डॉक है, और इसके भी जो परफॉर्मेंस प्लस जो नतीजे आए ओवर द वीकेंड बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे भी जिनका थोड़ा पीरियड का नजरिया है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं है, उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए गार्डन रीच, और बढ़िया मूव आ सकती है। और बाकी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी आज इसकी वजह से एक्शन आ गया। बाकी डिफेंस स्टॉक्स में भी नई जान आपको आती हुई दिख चुकी है। सेठी साहब बताएं सर, आज के लिए क्या करना है। दीपांशु, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो आज का पहला स्टॉक है, एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क, जो अभी 810 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 850 के, स्टॉप लॉस है 795। तेजस नेटवर्क ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि मेनली वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फिर राउटर्स, स्विचेस, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, हाल ही में इसके नतीजे भी आए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 1900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और आजकल ये स्टॉक भी सुर्खियों में है जब से ये BSNL का 4G रोल आउट शुरू हुआ है, और इस कंपनी का TCS के साथ एक कंसोर्शियम को
करीबन 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसका एडवांस परचेज ऑर्डर 15,000 करोड़ का ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा काम करने जा रही कंपनी। बाकी ये टेलीकॉम की जो PLI स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। और इस कंपनी ने रिसेंटली एक संख्या लैब करके एक प्राइवेट कंपनी को एक्वायर किया था, और वो कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाती है। तो वो जो सेमीकंडक्टर्स वाला एक हाई ग्रोथ जो सेक्टर है, वहां पे भी ये कंपनी उतर रही है, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर 5G का रोल आउट जो भारत में होना है, उसका भी एक बड़ा ट्रैक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस जून क्वार्टर में भी देखने को मिली। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसमें पेनाटोन फिनवेस्ट नाम की जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो इसमें 56.37% स्टेक ओन करती है, और वो सेम कंपनी टाटा कम्युनिकेशन में भी स्टेक ओन करती है। तो मुझे लगता है देर सवेर ये टाटा कम्युनिकेशन के साथ इस कंपनी का मर्जर भी हो सकता है, विच वुड बी अ बिग ट्रिगर। तो वो भी ध्यान में रखना, अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो डेफिनेटली उसको भी ध्यान में रखें। बाकी FIS भी अराउंड 14-15% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे नाम है और बाजार के कुछ रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 850, स्टॉप लॉस ऑफ 795। ओके, तो 850 के टारगेट लिए तेजस नेटवर्क्स में करनी है आपको खरीदारी। दूसरी पिक बताएं सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है एपोटेक्स इंडस्ट्रीज, जो अभी 502-3 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 530 के, स्टॉप लॉस रखना है 490 का। ये जो कंपनी है, ये भी एक एशियन पेंट्स के एक डिवीजन के रूप में स्टार्ट हुई थी और आज एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई। ये कंपनी सिंथेटिक एमल्सन पॉलीमर्स बनाती है, जो कि फुटवेयर और ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर को काम आते हैं। बाकी सिंथेटिक रबर और लेटेक्स, जो कि आपके मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्लव्स बनाने में काम आते हैं, उसकी एक बड़ी मैन्युफैक्चरर है। और ये भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है जो NBR यानी कि नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर बनाती है। तो उसमें मोनोपोली है, अकेली कंपनी है जो ये करती है। और कई सारे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जैसे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, पॉलीमर प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाती है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, पिडिलाइट है, MRF, SRF, रिलैक्सो, GK पेपर, ITC, इन सबको कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.32, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 58% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 530, स्टॉप लॉस ऑफ 490। ओके, तो 530 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। एप्कोटेक्स इस पर करें खरीदारी, और तेजस नेटवर्क्स इस पर भी कर सकते हैं खरीदारी। सीरीज आप बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए बिगुल सच जी के लिए BTST का बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर IT स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, स्पेशली मिड कैप IT में वापस थोड़ा सा मोमेंटम है। तो एम्फेसिस मेरे रेडार पे रहा है, एंड एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट पॉसिबल लग रहा है। तो जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 2430 तक यही मोमेंटम एक्सटेंड होगा। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2340 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2430 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 2500 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है एम्फेसिस के फ्यूचर्स में। स्टॉक जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, लीडरशिप इस बाजार में क्लियरली IT की तरफ से आ रही है। बट एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा मूवमेंट अच्छा आते हुए दिख रहा है, कैनफिन होम्स, और ये वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी आए। एक बार वागले साहब, कैनफिन होम्स के चार्ट को जरा देखिए, एक्शन में आ रहा है स्टॉक, क्या करना है इसमें सर? दीपांशु, मुझे लगता है इसको 760 तक तो ये जा सकता है, मोमेंटम उतना है, लेकिन वो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको डे ट्रेड लेना है, 10 रुपए का रिस्क, 20-25 रुपए का रिवॉर्ड, उतना ही बनता है। बड़ी मूव इसमें 760 के पार निकलने के बाद, होल्ड करने के बाद फिर मैं 820 तक की बात करूंगा। फिलहाल मैं 760 तक की बात करूंगा। कैनफिन होम्स पर ये राय आती हुई, लेकिन ITC के नंबर्स का है बेसब्री से इंतजार, किस प्रकार के नंबर्स रह सकते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, बताइए। बिल्कुल मिले जुले नतीजे आ सकते हैं ITC के, क्योंकि कंपनी की जो एग्री बिजनेस है उसमें बड़ी गिरावट आपको आती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते कंपनी की आय इस बार 5% से गिरकर करीबन 16,440 करोड़ का अनुमान यहाँ पर बन के आ रहा है कंपनी की आय का। कामकाजी मुनाफे पे देखें तो आपको 9% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 6,160 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पे आपको मुनाफा आते हुए नजर आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी इम्प्रूव होकर इस बार 37% के आसपास आ सकते हैं। पिछले साल इसी समय पर
33% के मार्जिन थे और मुनाफा भी देखें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेकर चल रहे हैं। एग्री कारोबार जो है कंपनी का वो काफ़ी हाई बेस पे है जिसकी आय में आपको बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी। सिगरेट कारोबार की बात करें तो 10% की वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख सकते हैं और वॉल्यूम्स में 7 से 8% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। टोबैको के प्राइसेस में बढ़त हमने इस क्वार्टर में आती हुई देखी, जिसके चलते जो एबिट मार्जिन होंगे सिगरेट कारोबार के वहाँ पे आपको दबाव आते हुए नजर आ सकता है। FMCG सेगमेंट में 12 से 13% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ जो होटल कारोबार है वहाँ पर भी 12 से 13% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट आपको एग्री बिजनेस में दिखेगी। 35 से 40% की गिरावट यहाँ पे आपको आय में आती हुई नजर आ सकती है। पेपर बोर्ड्स और पेपर एंड पैकेजिंग जो सेगमेंट है कंपनी का उसमें भी आपको ग्रोथ फ्लैट ही रहने की उम्मीद है। डीमर्जर से रिलेटेड जो शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो होने वाला है उस पर भी रहने वाली है नज़र, और आउटलुक स्पेशली डिमांड को लेकर वहाँ पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। तो सिगरेट वॉल्यूम 7 से 8% आ सकते हैं, लेकिन एग्री बिजनेस में जो गिरावट है उसके चलते आपको आय में थोड़ी गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आएगी। चलिए, तो आईटीसी के नंबर्स का इंतजार है। इनफैक्ट हमने देखा दिन के निचले स्तर से दीप कुछ रिकवरी भी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछ लेते हैं आईटीसी पर उनकी कोई खास एक्सपेक्टेशन हो। सिद्धार्थ जी, होटल बिजनेस डीमर्जर पर भी क्लैरिटी अवेटेड है सर आईटीसी? आईटीसी तो जब 200 रुपए की लो पे तब से रेकमेंड कर रहे हैं, आज 400 प्लस, और यहाँ से भी हमें लगता है कि 462 का टारगेट है आईटीसी पे हमारा। डेफिनेटली सिगरेट वॉल्यूम्स में 7 से 8% की उम्मीद, साथ ही साथ जो होटल बिजनेस को डीमर्ज किया, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो है एफएमसीजी बिजनेस को डीमर्ज करने की, उसकी भी एक निगाहें जुड़ी रहेगी कि किस हिसाब से दूसरे सब बिजनेस को डीमर्ज किया जाता है। तो आईटीसी डेफिनेटली एक बहुत स्टेडी शिप है, अगर आपने ले रखा है बने रहना चाहिए। आने वाला हमारा जो टारगेट है 462 का। ओके, 462 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करके चलने की रेकमेंडेशन निकल कर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। एसजेवीएन दिन के उच्चतम स्तर के पास इस समय ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हिमांशु जी, अभी कोई सलाह? नेहा जी, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पर भी स्टॉक ने एक नए हाई बनाए थे 62 रुपए के आसपास के, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया और लगभग 52-53 रुपए का जो इमीडिएट पहला सपोर्ट जोन था उसको टेस्ट करने के बाद वापस से स्टॉक मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रेश तेजी की पोजीशन भी बनाई जा सकती है और एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी होल्ड किया जा सकता है। 55 यानी कि 55 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस होल्ड कर रखें और स्टॉक को होल्ड करें। अपसाइड में 59 से 60 रुपए तक का पहला एक छोटा सा हर्डल है, स्टॉक उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा फिर से नए हाइज बनाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एसजेवीएन, जिस पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक और काउंटर जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मूव शुरू हुई थी और अब स्टॉक में थोड़ी और मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। 1% ऊपर ही है, बट पिछले 15 मिनट में काफ़ी एक्शन हो गया। अब 1.5% ऊपर आपको स्पॉट पे दिख रहा है। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो करीब 1-1.25% ऊपर टाटा कम्युनिकेशंस ट्रेड करते हुए दिखेगा। सुमित जी, जरा देखें टाटा कम्युनिकेशंस वापस मोमेंटम में आ रहा है सर इस समय? टाटा कम्युनिकेशन में मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई जैसे ब्रेक होगा तो टाटा कम्युनिकेशन यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। ऊपर में 1725 का रेजिस्टेंस है। 1725 का लेवल निकलने के बाद 1800 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में टाटा कॉम में देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पोजीशंस बनाए हैं होल्ड करें। 1670, 1675 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 1670 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 1750, 1800 ये लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलेंगे टाटा कॉम में। कॉम यहाँ पर आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, आपकी कवरेज में भी आई थिंक टाटा कॉम? नहीं दीप, हम कवर नहीं करते टाटा कॉम, पर बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, ले रखा है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पे ना कोई रिपोर्ट या टारगेट है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट थी, अगर बिगुल बजवा दे तो। आता हूँ मैं आपके पास, और ऑफ कोर्स अनिल जी की स्पेशल 25 लिस्ट में तो है ही, और भरोसा भी है उनका। वापस मोमेंटम में आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन। पिछले 15 मिनट में काफ़ी कुछ एक्शन इस चार्ट में आपने बनते हुए भी देखा है। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए भी सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये स्टॉक है जोर का झटका धीरे से लगने वाला स्टॉक। बिल्कुल, ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है और शॉक अब्जॉर्बर बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया। इस पे खरीदारी की राइट। टारगेट एक मात्र रहेगा 240 का, 240 का गैब्रियल इंडिया शॉर्ट टर्म टारगेट है। इस पे खरीदारी की राय। ये शॉक अब्जॉर्बर की कंपनी है। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल और वंदे भारत को भी सप्लाई कर रही है। वंदे भारत ट्रेन को सप्लाई कर रही है शॉक अब्जॉर्बर्स।
पहले तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखे, मुनाफा 29% से बढ़ते हुए दिखा, और जो लीडिंग गाड़ियां हैं जो अभी न्यू लॉन्चेस है जैसे कि ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, जिमनी, टोयोटा हाई राइडर, ये सारी जो नई गाड़ियां जो अभी मार्केट में आई है, ये सारी गाड़ियों को भी अगर शॉक अब्जॉर्बर को डेटा हो तो वो है गैब्रियल इंडिया। 10% सीएजीआर ग्रोथ से उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट शेयर भी बहुत जोरदार है। तो गैब्रियल इंडिया शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 240 के टारगेट के लिए। ओके तो यह है आपके लिए गैब्रियल इंडिया जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ नतीजे भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। सांगी इंडस्ट्रीज, जरा इसको पुल अप करिए। नतीजे आए हैं और घाटा 33 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ का आपको यहां पर आते हुए दिख रहा है। ये देखना पड़ेगा अगर कुछ वन टाइम हिट आया है या कुछ टैक्स एडजस्टमेंट है या क्या हुआ है। रेवेन्यू भी इनका आधा हो गया है तो उसका भी इम्पैक्ट है ही, बट मुनाफे में तो काफी बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। आय इनकी 340 करोड़ से घटकर 170 करोड़ की हो गई, तो एग्जैक्टली आधी इनकी आय हो चुकी है और मुनाफा तो काफी तेजी से घटकर आया है। 190 करोड़ का घाटा, माफ कीजिएगा, अब आपके लिए 33 करोड़ का घाटा हो गया है। 33 करोड़ का घाटा बढ़कर 190 करोड़ का हो गया, तो बड़ा इम्पैक्ट जहां तक सांघी इंडस्ट्रीज का सवाल है, और स्टॉक में भी हम एक वैसी ही गिरावट आते हुए देख रहे हैं। एक बार सुमित जी जरा देखें भी सर सांघी इंडस्ट्रीज का चार्ट। अभी नंबर्स आए और बहुत ही खराब नंबर्स दिख रहे हैं सर इसके। सांघी इंडस्ट्रीज पहले मूव दिखा दिया अच्छा खासा, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखा दी है। अब उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट सपोर्ट है 108 रुपए का, ये लेवल टूट गया तो 100 रुपए तक लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। 114, 115 ये लेवल ऊपर में टूटेगा तो इसमें फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए इसी बीच यहाँ पर एक बार फटाफट नजर टाटा स्टील पे डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा है, वैसे तो मेटल स्पेस की कुछ कंपनियां रिकवर करने की कोशिश करें, लेकिन टाटा स्टील प्रेशर कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हिमांशु जी, दिन के निचले स्तर के पास है टाटा स्टील, इस समय कोई राय? नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ने कुछ दिनों पहले लगभग 115-116 रुपए के आसपास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, और उस ब्रेकआउट की जो नेकलाइन है वो लगभग 115-116 रुपए पर ही है। मुझे लगता है कि स्टॉक शायद आने वाले 1 से 2 दिनों में उस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो बड़े ट्रेंड में कोई घबराने की या चिंता की बात नहीं लगती, लेकिन नियर टर्म में हो सकता है कि यहाँ से 2-3 रुपए का डिक्लाइन टाटा स्टील में देखने को मिले नेक्स्ट अपसाइड से पहले। तो फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। 115-116 रुपए तक स्टॉक में जब डिप मिले तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। चलिए, तो टाटा स्टील में अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार। करेक्शन आज थोड़ा डीप ज़्यादा ही लगा है, लेकिन और थोड़ा सा डिप आने दीजिए, तब वहां पर ऑप्टिमम एंट्री मिलेगी। चलिए, अब नितिन मुरारकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज। नितिन सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम, यहाँ पे 19,400 की पुट ऑप्शन लेंगे जो अभी 51 की है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है 40 रुपए का, यानी 51.50 से 51 में मिलेगी। 40 का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगर 40 ट्रिगर हुआ तो आपको निकल जाना है, और अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो फिर उस केस में आपको ये पुट ऑप्शन में पैसे करीब 80 रुपए तक का टारगेट हो सकता है। तो 40 का स्टॉप लॉस है, 50 पे लेना है, 80 का टारगेट। 400 का पुट खरीदने की राय है। कहां तक गिरावट देख रहे हैं नितिन जी, क्योंकि आज तो खैर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई थी सर। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल एक रेसिस्टेंस पे, इसलिए मैं ले रहा हूँ बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे। वैसे तो अभी ये 47 आ गई, तो आपको स्टॉप लॉस इसमें 40 का रखना है, और एक रेसिस्टेंस लेवल है इस लेवल पे जहाँ पे रिजेक्शन आ सकती है, इसलिए मैंने पुट लिया बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे। 7-8 रुपए का आपका रिस्क है, और अगर सही हुआ तो इसमें 20-25 रुपए मिल सकते हैं। छोटा ही ट्रेड लेना है, एक थोड़ी रेजिस्टेंस है, वापस गिरने के संकेत आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 19,400 की पुट। बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है नितिन जी? सर, एक ही ट्रेड होगा केवल निफ्टी पे। लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी पर कुछ देख रहे हैं? बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,320 पे रेसिस्टेंस है। अगर 44,320 के ऊपर निकला तो फिर बैंक निफ्टी 44,400 की तरफ जा सकती है। अभी 44,305 चल रहा है, तो 320 तोड़ेगा तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। तो रेसिस्टेंस के ख्याल से 44,320 इंपॉर्टेंट लेवल है, और सपोर्ट देखेंगे तो 44,240 का सपोर्ट लेवल है, और 44,240 टूटेगी तो फिर वीकनेस पड़ सकती है।
गॉट इट सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और कुछ लेवल्स की बात करने के लिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स की नितिन जी बात कर रहे थे, तो जो 44,240 के लेवल की बात करी नितिन जी ने, वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर है। फ्यूचर्स में फिलहाल 44,300 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फ्यूचर्स की बात अगर आप करें, स्पॉट की बात करें, तो बैंक निफ्टी अब आपके लिए सिर्फ 50 अंक नीचे है। फ्रेश डेज हाई पर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल में इस समय ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 50 अंक 60 अंकों की गिरावट है और निफ्टी वापस आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। अब 19,450 पर आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग व्यू बाजार में इस समय बन रहा है। अच्छा एक्शन भी आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। ये इसमें एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। बाई का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 57 रुपए है, 57 रुपीज का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN के अंदर मोमेंटम बनने का शुरुआत हुआ है। पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक ने साइडवेज मूव दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। तेजी के ट्रेंड में कंसोलिडेशन के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम होना मतलब स्टॉक यहाँ से 10 से 15% का मूव जल्दी आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ दिखाएगा। खरीदारी करे, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करे। स्टॉक का जो नीचे में अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा वो 54 रुपए का। 54 के स्टॉप लॉस से SJVN में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, 60 का पहला टारगेट, 62 का दूसरा टारगेट। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें SJVN 54 के स्टॉप लॉस से 60 से 62 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए SJVN 60 से 62 के टारगेट के लिए। सुमित जी का वन ऑफ द हेवी ट्रैक्ड स्टॉक भी है ये और आज अच्छे एक्शन में भी आ रहा है। इन्होंने रिसेंटली कुछ करार भी किए हैं पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए और उसके बाद ये काउंटर आपको रेडार पर दिख भी रहा है। 25 पॉइंट नीचे ही आपके लिए बैंक निफ्टी है, तो बढ़िया रिकवरी वाला बाजार इस समय दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। 1 पॉइंट पर 1.5% का कट हमने सुबह मिड कैप इंडेक्स पर देखा था, वो भी सारे लॉसेस रिकवर कर चुका है। अब तो 150 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स दिख रहा है। निफ्टी भी आपको 20-30 अंक पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है और ये इस समय हो रहा है जब ग्लोबल बाजार में और कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ है। 1 घंटे पहले भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 50-50 अंक ऊपर ही थे, अभी भी वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है। जो भी रिकवरी आ रही है वो हमारे बाजारों पर आ रही है, हमारी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल लेड रिकवरी ये समय आ रही है और थोड़ा निफ्टी में रिलायंस का भी पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। फार्मा तो ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, तो बढ़िया एक्शन इस समय बाजार में बन रहा है। फार्मा की बात निकली तो एक बार डिवीज की परफॉर्मेंस पर सिद्धार्थ जी की भी राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, स्टॉक में तो हमने बढ़िया एक्शन देखा था, अभी भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में डिवीज में वापस खरीदारी आ रही है, बट नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं रहे। आई थिंक अभी मैनेजमेंट कॉन कॉल चल रही है, वहां से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो बाजार को पसंद आ रहे हैं। डिवीज पर क्या व्यू है सर? डीवीडी पे एक रफ पैच से डिवीज लैब गुजर रहा है और मैं मानता हूं कि अभी भी हमारी पॉजिटिव राय बरकरार है डिवीज लैब पे। ऑल्दो नंबर एक्साइटिंग नहीं दिख रहे हैं, बट यस, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉल पे अगर कोई फर्दर गाइडेंस मिलती है मैनेजमेंट द्वारा वो बहुत हेल्पफुल रहेगा स्टॉक के लिए। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एपीआई सेगमेंट में अगर कोई लीडर हो अनडाउटेडली वो है डिवीज लैब। अभी भी आपको भरोसा कायम रखना चाहिए। अगर आपने लंबे समय के लिए लगा रखा है पैसा तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। चार्ट चेक भी मैं लेना चाहूंगा वागले साहब से, क्योंकि वागले साहब मोमेंटम में आ रहे हैं 3700 का लेवल। जब इसके नंबर्स आए थे कुछ 1-1.5 घंटे पहले, तब एक शार्प गिरावट आई थी, वहां से बढ़िया रिकवरी आ रही है। डिवीज का जरा एक बार चार्ट देखें वागले साहब। दीपांशु, 3600 का आज का लो है, जो पिछले एक या 2 महीने में 4 या 5 बार होल्ड हो चुका है। मतलब 3-4 बार जाके थोड़ा सा नीचे जाके वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, जो आज भी देखने को मिला है। तो ये मूव शायद 3750, 3780 तक कंटिन्यू हो सकती है। बस ये व्यू उतना ही है, 3600, 3800 ये ब्रॉड व्यू है। मुझे कोई ऐसे ब्रेकआउट के कोई लक्षण दिख नहीं रहे। खराब नहीं है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि यहाँ से वन वे चले। ओके, ये है आपके लिए डिवीज। फार्मा पर रखिए नजर, औरों में भी एक्शन है। हम देख रहे थे सुबह लुपिन, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो फार्मा में अच्छा एक्शन है। सन फार्मा भी आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, तो फार्मा की तरफ से तो योगदान आपको इंटरेस्टिंग बन ही रहा है। एक इंपॉर्टेंट बाजार के लिए भी डेवलपमेंट है और वो है केवाईसी कंप्लायंस को लेकर।
एक बार फिर से आपके लिए टेंशन आ सकती है। नई डेडलाइन सिर्फ 18 अगस्त की है। किस चीज़ की कंप्लायंस की हम बात कर रहे हैं, आइए थोड़ी डिटेल्स लें वरुण के साथ। वरुण बताइए, अब ये कौन सा केवाईसी अपडेशन का टाइम आ गया है? तो बेसिकली दीप, आपके जितने भी डिटेल्स होते हैं, जैसे ईमेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है और बाकी जो जितने भी डिटेल्स होते हैं वो आपको कंप्लाइन कराने पड़ते हैं, आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं। और सेबी ने ये लंबे समय से कहा था, इसके पहले भी आपको याद होगा कि जितने भी निवेशक है वो अपना केवाईसी अपडेट करवा ले। बेसिकली सबका डेटा होना चाहिए, ये बात तो सही है और इसके लिए सेबी ने नियम लाए थे, लेकिन इसके पहले ये अप्रैल में डिफर हुए थे मई में, और मई से फिर डिफर होकर 18 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। और अब 18 अगस्त की डेडलाइन में अब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं आया है, यानी कि ये मान के चलिए कि 18 अगस्त की जो डेडलाइन है वो अब तक तो फाइनल है। अब इसमें हुआ ये कि इसका जो जिम्मा है, जो एजेंसीज होती है उनको पहले दिया गया था। अब एजेंसीज ने जो डेटा लिया और ब्रोकरेज हाउसेस के पास जो डेटा है वो बेसिकली मैच होना चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक डेटा अगर आप देखेंगे कुछ क्लाइंट्स ने दिया नहीं, और जिन्होंने दिया है कुछ का मैच नहीं भी हुआ है। और ये एक दिक्कत की बात है कि अब 18 तारीख आपके सामने खड़ी है और आपको ये पूरा केवाईसी कंप्लायंट जो है वो करना है। इसके लिए अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को वो खुद अपने तरफ से ईमेल भेज रहे हैं और उनके साथ वो जो लिंक होता है, वेब लिंक, उसको शेयर किया जा रहा है कि आप इस वेब लिंक पे जाइए और अपना केवाईसी जो है उसको करवा दीजिए। और जैसे ही वो होगा और दोनों का अगर मैच हो गया तो जाहिर सी बात है फिर आप केवाईसी कंप्लायंट हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आपके लिए दिक्कत की बात है। अब क्या दिक्कत की बात है? अगर ये नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई SIP करते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दिक्कतें, अगर 18 तारीख तक आपने अपना केवाईसी नहीं किया तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। अब 18 तारीख के पहले 17 तारीख, अगर 17 तारीख को सेबी बोल दे कि ये एक्सटेंड हो तो अलग बात है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है कि सेबी अब बोलेगा कि आपको फिर से एक डेडलाइन मिल रही है। ये एक दिक्कत की बात है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके अपना केवाईसी करा लीजिएगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मैं मैसेज ये भी देख रहा था कि उन्होंने तो अपनी इंटरनल डेट 16 तारीख की रखी है कि 16 तारीख तक आप अपना केवाईसी जो है वो करवा लीजिएगा। सिर्फ एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे दीप, कि क्योंकि अब इस तरह की सिचुएशन है तो काफ़ी सारे जो स्पैम करने वाले लोग हैं वो नकली लिंक भी भेज सकते हैं। तो आपके ब्रोकर का जो ईमेल आईडी होगा वहाँ से अगर आपके पास लिंक आए तो ही आप करवाइएगा, नहीं तो आपको सावधानी भी बरतनी है, ये आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, 18 तारीख के पहले करवा ले तो आपके लिए बेटर है। अगर मेरा कुछ चेंज ही नहीं हुआ है डिटेल तो आपके लिए मेल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। मतलब ब्रोकर अगर देख रहा है कि कुछ इशू है तभी उसके आपको पास अगर और आपको कुछ प्रॉब्लम, और कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन लिंक पे जाके क्लिक करना है और आपको अपने डिटेल्स भर देना है। छोटा सा ही प्रोसेस है। प्रोसेस छोटा है, लेकिन वो मेल्स कभी-कभी होते हैं ना, हजारों मेल में मिस हो जाता है, तब दिक्कत की बात है। तो एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिएगा, हाँ वो बेटर होगा आपके लिए। चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसी हफ्ते आपको करना है, जैसे वरुण ने कहा, कुछ इंटरनल डेडलाइंस तो वेडनेसडे की बात कर रहे हैं कई सारे ब्रोकर। 16 तारीख की बात कर रहे हैं कि भाई तब तक ही कर दो। वैसे 18 तारीख, वैसे 18 है आइडियली, बट 16 तारीख के लोग इंटरनल जो है वो डेडलाइन रखिए लोगों। तो आज 3:30 बजे जब शो खत्म हो जाए उसके बाद आप जाइए और सबसे पहली चीज यही करिए, इंश्योर करिए कि आपके सारे केवाईसी के जो भी डेटा है वो पूरी तरह से अपडेटेड है। और ये भी चेक कर लीजिएगा मेल कहाँ से आ रहा है। हाँ, अगर आपके ब्रोकर से ही आना चाहिए, यहाँ वहाँ से ना आए। आजकल वैसे भी साइबर फ्रॉड का बड़ा बहुत होता है, इसके लिए कंफर्म कर लीजिएगा, डबल चेकिंग कर लीजिएगा, सावधानी बरतना जरूरी है, बट इंश्योर करिए कि सारी डिटेल्स अपडेटेड है और सही सोर्स से ये डिटेल्स आकर आप सही सोर्स पर इसे अपडेट भी कर रहे हैं। इस बीच लुपिन लगातार चर्चा में रहता ही है स्टॉक, और एक और अच्छी खबर आ रही है। पिछले कुछ समय से बढ़िया खबरें लुपिन के लिए आपको आती दिख रही है। इस समय खबर है इनकी एक दवा को US FDA की तरफ से मंजूरी मिल रही है। डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट, ये एक टैबलेट है जिसकी अर्जी को US FDA ने मंजूरी दे दी है। तो ये खबर आ रही है लुपिन के लिए। हालांकि स्टॉक आज कुछ ज्यादा बड़े एक्शन में है नहीं, बट रिसेंटली एक बढ़िया मोमेंटम में रहा है। इनफैक्ट आज सुबह भी आई थिंक 1100 के लेवल तक गया था, वहां से थोड़ा इस समय सुस्त दिख रहा है। सचिन जी, एक बार जरा लुपिन का चार्ट देखिए। इस समय कुछ खास नहीं कर रहा है, बट वैसे अच्छे ट्रेंड में रहा है। जी दिपांशु, इनफैक्ट पिछले 5 महीने से यहाँ पर एक लगातार स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है। एंड हाल फिलहाल में भी 2 हफ्ते पहले जिस तरीके से मोमेंटम मिला था 1000 लेवल ब्रेक करने के बाद, तो आई थिंक ट्रेंड वाइज तो कोई दो राय नहीं है, बट मुझे लग रहा है मोमेंटम कहीं जाकर थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है। इनफैक्ट 1100 का एक हर्डल जरूर है, एंड ये हर्डल के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती वीकली चार्ट पे, मुझे लग रहा है थोड़े से कंसर्न यहाँ पर हो सकते हैं। पिछले हफ्ते में भी हमने ऐसे ही कुछ डेटा देखा था, लगभग इसने 1110 के आसपास का एक स्विंग बनाया, बट क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया था।
वीकली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है जिसका एक्टिवेशन अभी भी पेंडिंग है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। इनकेस अगर 1100-1110 के ऊपर के स्विंग्स बनते हैं देन प्रॉब्ली मोमेंटम को चेस करना चाहिए, या फिर मुझे लग रहा है इट्स बेटर कि थोड़ा सा करेक्टिव के बाद ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए। तो समय दे दे लुपिन को, थोड़ा और कुछ करेक्शन आ जाए, उसके बाद एंट्री यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठाएगी। आईबी रियल एस्टेट दिन के उच्चतम स्तर के पास है। हिमांशु जी, इस समय कोई सलाह होगी स्टॉक में? नेहा जी देखिए, मेरी सलाह ये है कि ये स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस स्टॉक नहीं है। पूरे रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये अभी भी काफ़ी बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो अगर तेजी की पोजीशन किसी के पास पोजिशनली पड़ी है तो यहाँ पर 60-61 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉक अगर उसके नीचे आता है तो फिर एग्जिट करें। और फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो इसी स्पेस में, तो मुझे लगता है वहां पर फोकस किया जा सकता है। ओके, वैलिड पॉइंट। रेलवे स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। रेलटेल, आईआरसीटी, टेक्समैको, ये कुछ ऐसे नाम है जिसमें हमने देखा दिन के निचले स्तरों से कुछ समय पहले रिकवरी कुछ देखने को मिल रही है। किस तरह का ट्रेंड, किस तरह का मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? देखा जाता है कि बजट के 1-2 महीने पहले ज्यादा बज़ रहता है, अब वैसा नहीं रहा। पूरे साल भर बज़ रहता है रेलवे की सारी कंपनियों में। उसका सबसे बड़ा कारण है ऑर्डर बुक, उसका सबसे बड़ा कारण है एफिशिएंसी। हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से नई ट्रेन्स आ रही है, जिस हिसाब से एफिशिएंसी लौट रही है, रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा केपेक्स दिख रहा है। वैगन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पे केपेक्स है, अगर बात करें सिग्नलिंग की वहां केपेक्स है, चाहे वो आप कोई भी टाइप की केपेक्स की बात करें, तो मैं मानता हूं कि रेलवे स्टॉक्स डेफिनेटली बज़ में है। इसमें से अगर कोई स्टॉक की बात करें तो अभी हाल में हमने आईआरएफसी दिया था टेक्निकली जो टारगेट अचीव हो चुके हैं। रेलटेल की बात करें तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेलवे स्टॉक डेफिनेटली बज़ में है। इसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी दे चुके हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेलवे स्टॉक डेफिनेटली बज़ में है। इसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि सीमेंस जो सिग्नलिंग में काफी जोरदार है, रेलवे में अच्छे ऑर्डर बुक है, ये भी कंपनी काफी एक मजबूत रेलवे के कारण बेनिफिशियरी रहती है। सो ओवरऑल ये पैक अब पूरे साल का पैक रह चुका है रादर देन सीजनल। तो अगर आपने लगा रखा है पैसा एक पोर्टफोलियो में रेलवे के, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ रेलवे स्टॉक्स जहां पर रखनी है आपको नज़र, और एक्शन में भी ये कुछ काउंटर्स आ सकते हैं। इस बीच बोरोसिल लिमिटेड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 216 करोड़ से बढ़कर आए 251 करोड़ की आई है, नॉट बैड। थोड़ा डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको रेवेन्यू में आते हुए दिखा है। मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पर हम आंकड़ा आपके लिए लेकर आते हैं। 19 करोड़ से मुनाफा घटकर 7.25 करोड़ आया, तो मुनाफे ने डिसअपॉइंट किया है, हालांकि यहाँ पर रेवेन्यू ने डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। देखते हैं अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से मुनाफे में आपने गिरावट देखी है, बट मुनाफा आधे से भी कम हो गया है इनका। 19 करोड़ का मुनाफा सिर्फ 7.25 करोड़ का रह गया। हालांकि आय आपकी बढ़कर आई। सांगी इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट हमने देखा था आय आधी हो गई थी, उसके बाद मुनाफे और कामकाजी तौर पर भी कमज़ोर नंबर थे, बट यहाँ पर आपने बोरोसिल में कमज़ोरी ही आते हुए देखी है। चलिए इस पर रखेंगे नज़र। कैश के नंबर्स आज भरपूर आने वाले हैं, नतीजों के सीजन का आखिरी दिन है और वहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, एस्ट्रल को ट्रैक करते हैं सर, इसके भी नंबर्स आए थे। इनिशियली थोड़ा वीक रिएक्शन था, बट अब स्टॉक थोड़ा रिकवरी के आसार दिखा रहा है। जी बिल्कुल, और मैं मानता हूं कि यहाँ से और भी रिकवरी बेहतर हो सकती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आएगा, साथ ही साथ मुनाफों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी। केपेक्स प्लान है FY24 FY25 के लिए, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि पाइप सेगमेंट में वॉल्यूम्स बहुत बेहतर है और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। हर घर जल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कंपनी बिल्कुल सूटेबल है और यहाँ से अच्छा केपेक्स और एक्सपेंशन प्लान दिखेगा। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए 6 महीने के लिए। में बने रहने की रिकमेंडेशन है। इसी बीच ऑटो स्पेस पर नजर डालते हैं। आज 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं वो कुछ कंपैरेटिवली बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे। हीरो मोटो, बजाज ऑटो दोनों ही दिन के उच्चतम स्तर के पास हैं। वागले सर, क्या सलाह होगी? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, पैटर्न खराब नहीं है, बट ऐसा तोड़ फोड़ वन वे चलेगा ऐसा वाला भी पैटर्न नहीं है। हीरो मोटो की बात करें तो मुझे लगता है 3100 तक ये जाना चाहिए, अभी 3020 के आसपास है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, या एक 20 रुपये नीचे आता है तो लिया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 2970 का होना चाहिए
और टारगेट 3100 का होना चाहिए 1 से 2 दिन के व्यू से, और 3100 के पार अगर निकल जाता है फिर 3250 तक के स्टॉक जा सकता है। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प पर भी आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। थोड़ा एक्शन बाजार के कई सारे काउंटर्स में आपको होते हुए दिख रहा है, ये आपके लिए खबर है। हैवेल्स के लिए भी खबर आती हुई दिख रही है। राजस्थान में एक रेफ्रिजरेटर प्लांट लगाने की योजना है हैवेल्स की तरफ से, ये इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए इस समय आ रही है। इस पर विचार किया जा रहा है। तो चलिए, ये अभी प्लानिंग स्टेजेस में है, कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, बट हैवेल्स आपके रेडार पर रहना चाहिए। स्टॉक फिलहाल वैसे थोड़ा कमजोर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक काउंटर और जहां पर आपको कमजोरी दिख रही है और वो है 5.5% का कट मुथूट फाइनेंस में। वागले साहब, इस पर आपकी राय भी लेनी थी। सुबह हमने देखा नतीजों का रिएक्शन काफी शार्प आया, वहां से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, बट अभी भी 5.5% का कट है फ्यूचर्स में अगर आप बात करें मुथूट फाइनेंस की। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु, एक क्लियर कट ब्रेकडाउन तो आज आया है और ऑब्वियसली रिजल्ट्स का कारण है, लेकिन यहाँ पर बेचना नहीं है क्योंकि आज का जो लो है वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। 2222 के आसपास से अभी 1222 के यहाँ से अभी 1271 है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये नो ट्रेड जोन में है, ऊपर भी जा सकता है, 1300 तक भी जा सकता है, लेकिन इसका पैटर्न वीक हो चुका है। ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट 2220 का होगा, 1220 का होगा, आई एम सॉरी। और जब तक ये 1320 1325 के पार निकलेगा, होल्ड नहीं करेगा, इसमें तेजी नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो मुथूट फाइनेंस में ये रिकमेंडेशन आती हुई, लेकिन IRFC ये लगातार रडार पर बना हुआ, दिन के उच्चतम स्तर के पास इस समय यहाँ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, IRFC इस समय कोई राय? IRFC के अंदर पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। पूरा सेक्टर मजबूती के अंदर है। IRFC 50 के ऊपर दिखा है। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ के ऊपर में 55 से 56 रुपए तक जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। तो जिन्होंने पोजीशन खरीदारी करे 55 से 56 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है पोजिशनली और भी ऊपर का मूव देखने को मिले। पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें और फ्रेश खरीदारी करें। यह है आपके लिए IRFC। नंबर्स कुछ ज़्यादा खास थे नहीं, बट स्टॉक अपने ही चाल में है, अपने ही मोमेंटम है। वापस देखिए क्या बढ़िया मूव आ रही है सुबह की सुस्ती के बाद। नए MD साहब आ रहे हैं LIC के लिए। R दोराईस्वामी साहब का अपॉइंटमेंट हो गया है मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2023, यानी कि अगले महीने से ये आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। ये इस समय का अपडेट आ रहा है। R दोराईस्वामी साहब ये बनेंगे LIC के नए MD। ये आपके लिए एक खास अपडेट। LIC पर रखिए नजर। स्टॉक थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड जरूर कर रहा है, बट निचले स्तरों से एक रिकवरी भी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। कई सारे कैश काउंटर्स मूव कर रहे हैं। IRFC की तो हमने बात करी, बट जिस तरह से गार्डन रीच के नंबर्स आए हैं, एक बार फिर से शिपयार्ड स्टॉक्स में आपको मूव दिख रहा है। तो गार्डन रीच 12%, 12.5% ऊपर था, अभी 11.5% ऊपर दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड 6.5% ऊपर है। मझगांव डॉक भी आपके लिए 7% ऊपर है। सिद्धार्थ जी, इन तीनों में से अगर एक काउंटर पर बेट करनी हो तो वो कौन सा होगा? कोचिन, मझगांव डॉक या फिर गार्डन रीच? तीनों ही कंपनियां काफी बेहतरीन है, बट अगर पिक एंड चूज करना चाहूं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए तो मैं मझगांव डॉक के साथ जाना चाहूंगा। मैं अभी हाल में ही मझगांव डॉक का, अनिल जी का और मझगांव डॉक के मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें भी इतने इंसाइटफुल थॉट प्रोसेस थे। ऑर्डर बुक की बात करें, आने वाले समय के लिए कितना रेवेन्यू का अनुमान दिख रहा है, तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि ये तीनों में अगर पिक एंड चूज करना चाहूं और परफॉर्मर भी मझगांव डॉक ही रहा है तो मैं मझगांव डॉक के साथ जाना चाहूंगा। आ रहा है पसंद। अच्छी खासी स्ट्रेंथ के संकेत पूरे दिख रहे हैं और स्ट्रेंथ इस समय कल्याण ज्वेलर्स में नजर आ रही है। 2.5% की मजबूती दिन के उच्चतम स्तर के पास है। हिमांशु जी, कल्याण ज्वेलर्स इस समय कोई राय? ओके, चलिए हिमांशु जी नहीं, सुमित जी से हम ये राय लेते हैं। सुमित जी, कल्याण ज्वेलर्स कोई सलाह बनेगी इस समय? कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी मजबूती बनी हुई है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चले। 200 के ऊपर के लेवल अभी ब्रेक होकर सस्टेन करता है अगर, तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ और बनेगा। 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 250 से 240 तक का मूव आने वाले दिनों में जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और फ्रेश खरीदारी कोई डिप आता है तब करें।
आती है तो यहाँ पर खरीदारी करिए, बट कैश स्टॉक्स पर रखिए नज़र। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स स्पेशली यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। अंबर एंटरप्राइजेस भी आज आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं, 4.5-5% ऊपर अंबर एंटरप्राइजेस भी इस समय दिख रहा है। ब्लू डॉट ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है, और एचईजी आई थिंक इसके नंबर्स भी आए थे, ये भी मूव दिखा रहा है, और साथ ही आप मूव देख रहे हैं ग्राफाइट इंडिया में भी, तो इस काउंटर पर भी थोड़ा अच्छा एक्शन बना है। कैश मार्केट में आपको वापस मूवमेंट आती हुई दिख रही है, और मिड कैप इंडेक्स तो पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका है। बट एक फ्रेश मूव आ रही है पॉली कैप में, इसका चार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग इस समय बन रहा है। सचिन जी एक बार पॉली कैप का भी चार्ट देखिए सर, 2% ऊपर है इस समय, अच्छी मूव आ रही है, इंटरेस्टिंग मूव आ रही है पॉली कैप में सर। जी दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, एंड जल्दी मुझे लग रहा है यहाँ पर भी लगभग अराउंड 5,200 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 4780 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 4710 पे लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिल रहा है वो और थोड़ा सा अनफोल्ड होगा, एंड एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल मूव यहाँ पर नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। सो 4900 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो पॉलीकैप को बुराई आती हुई, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट में एक स्विफ्ट स्मार्ट रिकवरी दिखी है बैंकिंग स्पेस, खासतौर से जो पीएसयू बैंक्स हैं, छोटे मझौले स्टॉक्स भी इस समय अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हमने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तो चढ़ते देखा, यूको बैंक, यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, सब में हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सिडानी सर, इस समय कुछ आपको पसंद आ रहा है स्पेस में? देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में नेहा मुझे एक ही मात्र कंपनी पसंद है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि इस बार के जो नतीजे देखे वो कमजोरी के तरफ के थे, इस बार के स्लिपेजेस बढ़ के दिखे, बट पिछले अगर 3-4 क्वार्टर्स की बात करूं तो लगातार बार अच्छे नंबर्स देने वाली एसबीआई अभी भी भरोसा कायम है 650, और मैं बार यही दोहराता हूं, देश की तिजोरी है ये एसबीआई, तो इस पे एकदम भरोसा कायम रखे 650 के टारगेट के लिए। एक चेक बैंक ऑफ इंडिया में ले लेते हैं, तगड़ी दमदार स्ट्रेंथ 90 के पास है, 3% की मजबूती दिख रही है। हिमांशु जी, बैंक ऑफ इंडिया इस समय कोई राय? जी नेहा जी, स्टॉक चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है। कंसोलिडेशन से स्टॉक जस्ट अभी निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो ना केवल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें बल्कि फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। क्लोजिंग बेसिस पर एक 84 रुपीज के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। पहला जो टारगेट है वो लगभग 98 से 100 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही ये स्टॉक 98-100 रुपए का हर्डल पार करेगा, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा, और उस कंडीशन में पोजिशनली ये स्टॉक बड़े मूव्स के लिए यानी कि 150-180 रुपए तक के पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए भी फ्रेश अपसाइड के लिए अनलॉक होता हुआ नजर आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, तो 83-84 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। बैंक ऑफ इंडिया को करे कंसिडर करंट लेवल्स पे, लेकिन 83-84 का स्टॉप लॉस जरूर रख ले। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर आने वाले समय में बनती हुई दिखाई दे रही है, जो ट्रिपल डिजिट भी इसको ले जा सकती है। लेकिन फोकस हमारा नायका पर है। शेयर में भारी भरकम गिरावट हमने बनते हुए देखी है नतीजों के बाद, तो ऐसा क्या हो गया है, ये सारी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, नायका इतना पिट क्यों गई? बिल्कुल, क्योंकि जो नतीजा है वो काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट वाई बेसिस पर आपको नतीजे नजर आएंगे, अच्छे नजर आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे कमज़ोरी दिखेगी। इनफैक्ट जो अनुमान थे उससे भी कमज़ोर यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे। भारी वॉल्यूम्स के साथ आज आपको गिरावट दिख रही, करीबन जो एक मंथ का हम एवरेज निकालेंगे वॉल्यूम्स का, तो वहाँ से भी 3 टाइम्स ज़्यादा के एवरेज वॉल्यूम्स पर अभी फ़िलहाल आपको गिरते हुए नायका नज़र आ रहा है। कंपनी की आय अगर देखें तो 24% की ग्रोथ आपको फ़िलहाल वहाँ पे दिखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो GMV है उसमें भी 24% की ग्रोथ है। इनफैक्ट फैशन के GMV की भी बात करें तो आपको 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। कंसर्न कहाँ पे? कंसर्न यहीं पे है, क्योंकि कंपनी की आय में जो 24% की ग्रोथ हुई है वो 6 से 7% कम है अनुमान से, जिसका रिएक्शन आज आपको स्टॉक में भी दिख रहा है। ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो 90 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आपको यहाँ पे नजर आएगा।
मार्केटिंग के खर्चे काफ़ी बढ़ते हुए दिखे और ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन कंपनीज को अपने कस्टमर स्टिक करने के लिए मार्केटिंग स्पेंड्स करने पड़ते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो मार्जिन्स पे दबाव दिखता है। आने वाले समय में अगर कंपटीशन और बढ़ता है तो ये मार्केटिंग खर्चे और बढ़ते हुए नजर आएंगे और मार्जिन्स पे आगे चल के और भी दबाव आपको आते हुए नजर आ सकता है। फैशन कारोबार में कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें तो 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। इनफैक्ट जो B2B सर्विसेज है वो भी अभी ब्रेक इवन नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि 2 से 3 साल अभी इस कारोबार को ब्रेक इवन होने में लगेंगे, तो यहाँ पर भी एक कंसर्न निकल के आया है। चैनल मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स की भी बात करें तो उसका भी बड़ा असर इस क्वार्टर में देखने को मिला और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी कि कंपनी जो एड इनकम कमाती है अपने D2C ब्रांड से वो भी कम होते हुए इस क्वार्टर में दिखे, क्योंकि जो डिमांड है, जो मांग है वो कमज़ोर थी, जिसके चलते एडवर्टाइजिंग इनकम भी कंपनी की कम आई है। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो बड़े अर्निंग्स कट देखने को मिले, करीबन 15 से 30% तक की अर्निंग्स कट आने वाले 2 साल में स्टॉक पे ब्रोकरेजेस की तरफ से अपडेट आया है। करीबन 23 ब्रोकरेज स्टॉक को कवर करती है, 13 बाय 5 होल्ड और 5 सेल की रेटिंग के साथ। अगर लोवेस्ट टारगेट आप देखेंगे तो मैक्वेरी की तरफ से 115 का टारगेट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, और हाईएस्ट सिटी का है 200 के साथ यहाँ पे उनका टारगेट है। तो अर्निंग्स कट 15 से 30% को देखने को मिले। वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे थे, इंटरनल्स थोड़े कमजोर थे और अनुमान से भी नंबर्स कमजोर ही आए। सारी खराब चीजें एक साथ ही आ गई ब्रोकरेज पॉजिटिव है, 200 का टारगेट आ रहा है यहाँ पर। हाँ, 200 का टारगेट है लेकिन 115 का भी है। अर्निंग्स कट उन्होंने 15 से 30% रखा है, क्योंकि एड इनकम बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, वो इस बार कम होती हुई है। मार्केटिंग स्पेंड्स अगर कस्टमर को स्टिक करने के लिए करेंगे तो आगे चल के मार्जिन दबाव में ही रहने वाले हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक आज 8% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो बड़ा कट इस पर आया है। सचिन जी एक बार जरा देखें नायका आईपीओ के समय तो ऑफकोर्स काफी एक्शन हुआ था, उसके बाद गिरावट भी हुई, रिसेंटली न्यू एज स्टॉक्स में रिकवरी हुई थी, बट आज नंबर्स के बाद तो भारी पिटाई हो गई है नायका की। दीपांशु, आई थिंक ट्रेंड अभी भी इसमें वीक ही है। इनफैक्ट बीच बीच में काफी सारे पुलबैक्स यहाँ पर नजर आए थे, बट कहीं पर भी एक सस्टेनेबल मूव एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की उसने चाल बनाई थी, बट कहीं जाकर वहां पर भी जो एक हर्डल मिला है 145-150 जोन का, आई थिंक वो हर्डल काफी प्रोमिनेंट है एंड मुझे लग रहा है आगे जाके भी और यहाँ से वीकनेस सर्टन है। तो लगभग मुझे लग रहा है अगर अभी भी किसी की होप्स पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो सलाह वही होगी कि आप इसमें से निकल जाए एंड काफ़ी अच्छे बेटर क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए डाउन साइड एंड लगभग जो रिसेंट के इसके स्विंग्स बने थे 115 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो भी जल्द वापस रीविजिट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए काउंटर। चलिए, तो ये राय आती हुई नायका पे इस समय, लेकिन कॉन्कॉर पर नजर डाली हमने देखा दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है और ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिन के उच्चतम स्तर के पास ही बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन इस समय कोई सलाह? नहीं देखिए, ऑलमोस्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये स्टॉक काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रॉडली 650 से 700 रुपए की एक ट्रेडिंग रेंज है जिसमें स्टॉक पिछले काफी दिनों से टिका हुआ है और आज लगभग उस रेंज के लोअर एंड पर खुलने के बाद एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि कोई खास यहाँ पर ऐसा सेटअप या ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। एट बेस्ट हो सकता है कि ये वापस से 650 और जो 700 का जो इसका ट्रेडिंग जोन है वापस से उसी में कुछ और समय गुजारता हुआ नजर आए। तो फिलहाल एक ट्रेंड फॉलोअर या कोई ऐसा कोई ब्रेकआउट मूव यहाँ पर नहीं है, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही बना हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकॉर। देखते हैं इस पर मूव आपको आती हुई दिखती है कि नहीं। आई थिंक नंबर्स के बाद थोड़ा एक्शन ज़रूर हुआ था इस स्टॉक में, बट उसके बाद से कुछ ज़्यादा मूव नहीं आ रही है इस काउंटर पे। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के और बाजार अब एक रिकवरी के बाद रेंज में ही आपको अटकते हुए दिख रहे हैं। कल की क्लोजिंग फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी जो एक बार के लिए पूरा रिकवर भी हो गया था, अब वापस आपको हल्की गिरावट दिखा रहा है, 150 पॉइंट नीचे ही है। तो आखिरी कुछ मिनटों में थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर भी बाजार में आया है। बढ़िया रिकवरी के बाद अब स्टॉक थोड़े आपको दबाव में आते हुए दिख रहे हैं, बट एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर आज भारी पिटाई होती हुई दिखी है।
थ्रू द डे इन काउंटर्स पर प्रेशर बना हुआ है। एक उनमें से काउंटर है सेल, यहाँ पर आज आपको वीकनेस ज़्यादा बनती हुई दिखी है। सुमित जी, सेल में अब क्या करना है? बड़ा कट आ गया सर 4.5% का, यहाँ से कहाँ जाएगा सेल? लास्ट वीक डिस्कशन बुकिंग देखने को मिल सकता है, स्टॉक में वैसे ही दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ मेरे को लग रहा है नीचे के अंदर 85-82 रुपीज तक के लेवल एक बार दिखा सकता है। मेरे ख्याल से एक बार बाइंग अवॉइड करना चाहिए, नीचे का लेवल और आने दीजिए, उसके बाद लोअर लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। 5 रुपए का हो सकता है यहाँ नीचे देखने को मिल सकता है। तेजी जब बनेगी जब स्टॉक 90 के ऊपर सस्टेन करेगा, 90 के ऊपर सस्टेन करने में वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा। फिलहाल लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। ये तो सेल पर ये रिकमेंडेशन आती हुई, इसी बीच टाटा पावर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ यहाँ पर भी मूवमेंट इस समय नज़र आ रही है, 2-2.25% गिरावट इस समय स्टॉक में दिखाई दे रही है। हिमांशु जी, टाटा पावर कोई राय इस समय? नेहा जी, इसी लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट 230-232 का एक पहले रेजिस्टेंस था काफी समय, और स्टॉक ने इसी महीने में एक बार ये रेजिस्टेंस पार किया और 248-250 रुपए तक का मूव यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया था। कुछ दिनों पहले भी स्टॉक ने लगभग इसी लेवल को 230 रुपए के आसपास को सपोर्ट को टेस्ट किया था और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनता, लेकिन जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं वो जब तक 230 रुपए के नीचे स्टॉक बंद नहीं होता, फिलहाल स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। और हिमांशु जी, आपकी लिए कोई बिगुल की रिक्वेस्ट है इस समय? जी नहीं। ओके, चलिए तो बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताइए हिमांशु जी। एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक 132 रुपए पर फिलहाल ट्रेड करता है, यहाँ पर खरीदारी करें। मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है, जिस तरह का एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो 2 से 3 दिन के नजरिए के लिए 140 से 142 रुपए तक के टारगेट्स के लिए बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 128 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, बॉम्बे डाइंग पे वो रिकमेंडेशन आती हुई 140-142 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। बताइए सुमित जी। बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है, 103 रुपए 50 पैसे, 104 रुपए का अभी भाव है, 103.50-104। स्टॉक का नाम है SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SCI के अंदर मोमेंटम ऊपर का बन रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा के एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 100 रुपए 101 रुपए के पास बन रहा है, तो 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के SCI में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जैसे ही 105 का लेवल ही ऊपर में तोड़ेगा तो 108 रुपए से लेके 112 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में SCI में देखने को मिल सकता है। एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है SCI के अंदर देखने को मिलेगा। 100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें, 108 112 ये इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। कैश काउंटर्स भी अब वापस रेडार पर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, एक एक करके चुनिंदा कैश काउंटर्स में मूव भी अच्छी आ रही है। बट वायदा कारोबार की बैन लिस्ट, इस पूरी सीरीज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ बदलाव होते ही हैं। आज क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं ट्रेड के बाद, ये जानते हैं आशीष के साथ बैन से बेनिफिट। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। इंडिया सीमेंट आई थिंक फ्रेश एंट्री भी हुई थी। बताए आशीष, क्या कुछ बदलाव होंगे? दीपांशु, बदलाव तो हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि रोज कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, लेकिन गिनती नहीं बदलेगी इस बार, क्योंकि 9 स्टॉक हैं अभी हमारे पास बैन में। एक स्टॉक बाहर आने के लिए तैयार हो रहा है, एक एंट्री के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। जो बाहर आ रहा है उसका नाम पहले आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर है, 79.68% है, 80% से नीचे जैसे ही पोजीशन आती है स्टॉक बैन से बाहर आता है तो निश्चित हो गया कि हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आ जाएगा। लेकिन बाकी के जो 8 स्टॉक्स हैं ये इनमें से सबसे लोएस्ट है बलरामपुर चीनी करीब 83% के साथ, और हाईएस्ट है इंडिया सीमेंट जिसकी फ्रेश एंट्री हुई थी 111%। तो बाकी के स्टॉक्स तो बीच में जिन्होंने मैंने आपको बताया 8 स्टॉक वो बैन में बने ही रहेंगे। एंट्री होने जा रही है GNFC की, जहां पर अगर आप देखें तो पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इनफैक्ट फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो 93% से थोड़ी सी ऊपर के साथ पोजीशंस बंद हुई थी। अभी फ्रेश आंकड़ा अगर आप देखें तो 97-98% राउंड फिगर आप समझ लीजिए 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया, यानी हिंदुस्तान कॉपर आपके लिए बैन से बाहर आएगा और GNFC इसको रिप्लेस करेगा। तो स्टॉक्स की जो गिनती है बैन लिस्ट की 9 की 9 ही रहेगी।
और आज तो हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स भी हैं। हाँ, तो चलिए इंटरेस्टिंग है, बैंड से बाहर आ सकता है, बट सामने जीएनएफसी की एंट्री भी हो रही है। सुमित जी एक बार हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट भी देख लें। आज थोड़ा करेक्शन जरूर हुआ है, बट अदरवाइज बड़े अप ट्रेंड में रहा है। आज नंबर्स भी इसके आने वाले हैं, तो वेडनेसडे को रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहेगा, बैंड से अगर बाहर भी आ जाता है। वैसे डेज लो पर ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर सर। देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्टॉक एक कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। पिछले 15-20 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दिखाया है। स्टॉक का जो में हर्डल है 158, 160 का है, 158, 160 ये लेवल जैसे ही ऊपर में तोड़ेगा तो 175 की तरफ का ये मूव पकड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पोजीशंस होल्ड करें। ये जो 2-3 दिनों का डिप है इसमें लोअर लेवल पे खरीदारी करें। 148, 150 का लेवल मिल जाता है तो लोअर लेवल पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 160 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 175 का पोजिशनल तौर पे इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर। देखते हैं इस पर नजर, आज नंबर्स भी आएंगे और उसके बाद का रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। कैश का ऑप्शन आइए जुड़ चुके हैं हमारे साथ जय ठक्कर। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी भी आई है बाजार में और निफ्टी फ्लैट क्लोज हो रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी पर वापस थोड़ा दबाव इस समय बन रहा है। बताएं क्या करने के जाना है। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। बिल्कुल आज मॉर्निंग में एक अच्छी गिरावट आई एंड जहाँ पे मैंने रेकमेंड किया था वहाँ से एक अच्छा निफ्टी में मूव भी आया था। 120 रुपये वाला पुट ऑप्शन 155 जितना हो गया था एंड बैंक निफ्टी का भी पुट ऑप्शन 240 वाला ऑलमोस्ट 320 तक हो गया था। तो एक अच्छा मूव तब आया था और उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी और अभी ऑलमोस्ट निफ्टी फ्लैट। सो काफ़ी अप एंड डाउन मूव रहा आज निफ्टी में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने 44,000 के ऊपर तो एक अच्छा मूव दिखाया था, लगभग 44, 180, 200 तक। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी आज वहाँ पे भी अच्छा मूव आया, पर देन फाइनली हायर लेवल्स पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। डीप एंड ट्रंकेटेड वीक है, सो आई थिंक अभी जो एक क्लियर मूव है वो एचयूएल में है। तो मैं स्टॉक ऑप्शन देना चाहूँगा यहाँ पे, नॉट इन इंडेक्स सिंस इट्स एन ऑफ टुमारो। सो एचयूएल में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस आ सकता है। 2520 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, ये आपको भी मिलेगा 45.5, 46 पर। सो 45.5, 46 ये भाव पर खरीदे। 2520 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन एचयूएल का, ये इन द मनी इसीलिए भी खरीद रहा हूँ दी बिकॉज मैं एक बाउंस बैक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केवल, नॉट बियॉन्ड दैट। एंड 2580, 2590, 2600 ये लेवल्स शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों में हमें टेस्ट होते हुए देखने मिल सकते हैं एचयूएल में। अब मुझे ऐसा लग रहा है 2520, 2500 की रेंज जो है वो एक अच्छी सपोर्ट रेंज है। टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे थे इसके, द फर्स्ट टारगेट विल बी 63 रुपये का पहला टारगेट, 75 का दूसरा टारगेट, 63, 75 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एचयूएल का, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा दीप, दैट वुड बी एट 33 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ एचयूएल में बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर फ्यूचर्स में तो 2600 और उसके पार के भी लेवल्स दिख रहे हैं। कॉल ऑप्शन के जरिए आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन जय की तरफ से आती हुई। बिगुल वागले सर के लिए वागले का वंडर। बताइए वागले सर। नेहा जी, मैंने एनएमडीसी का कॉल दिया था 116.17 के आसपास, अभी 119 है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर भी इसको मैं बीटीएसटी करने के लिए बोलूँगा। अगर किसी ने लिया है तो कैरी करे, नहीं लिया है तो फ्रेश बाय करें। 117 के स्टॉप लॉस से 2 रुपये की रिस्क होगी। टारगेट 125 का होगा जो मुझे लगता है परसों आना चाहिए। बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट। बिल्कुल, तो एनएमडीसी थोड़ा पोजिशनल व्यू भी बन रहा है वागले साहब की तरफ से, नजर रखिए। 125 तक के टारगेट्स की वागले साहब बात भी कर रहे हैं। स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में है। आइए हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक ब्रेकडाउन है, इनफैक्ट एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और उसका एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस आते हुए नजर आ सकती है और स्टॉक शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ दिनों में 7,800 की तरफ भी जाने की एक पोटेंशियल रखता है। तो इस वीकनेस के लिए हम 8,000 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की, जो कि अभी 110-112 रुपए पर ट्रेड करती है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 85 यानी कि 85 रुपए का। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 165 और 190 रुपए के दो टारगेट्स अल्ट्राटेक सीमेंट की 8,000 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज इवेंचुअली एक ब्रेकडाउन है
और जो ये पैटर्न बना है यहाँ से ऐसा लगता है कि अगर ये पैटर्न का पूरा टारगेट आता है तो 200 से 250 रुपए तक की डिक्लाइन अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकती है। ओके, तो अल्ट्राटेक की पुट आपको खरीद कर चलनी है, ये राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। इस बीच जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर नजर डालिए। 2,37,00,000 शेयर्स के बड़े सौदे आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी में होते दिख रहे हैं। आज जय ठक्कर की तरफ से भी सुबह फ्रीडम स्टॉक्स में रिकमेंडेशन थी, उसके बाद हमने देखा एसपीएल मिड कैप्स में पालविया साहब ने भी राय दी थी, और अब आप देख रहे हैं 2,37,00,000 शेयर्स के बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। 2.5% ऊपर भी ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आपको बड़ा एक्शन, बड़ी डील इस समय होती हुई दिख रही है। बट बड़ा एक्शन हो सकता है वोडाफोन आइडिया में, इसके नंबर्स आने वाले हैं जल्दी। शो का समापन करें उससे पहले एक क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या कुछ हो सकता है नंबर्स के लिहाज से? तो इंटरनल फिर भी ठीक रहेंगे, जहाँ पे आरपूस बढ़ेंगे। भारतीय एयरटेल में भी आपने ये देखा था, तो यहाँ पे आरपू 135 से बढ़ के 137, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत फ्लैट से रहेंगे। रेवेन्यू 2.5% बढ़ेंगे, एबिटा फ्लैट, एबिटा मार्जिन में गिरावट होने वाली है, तो ऑपरेशनली वीक है। 40% से गिर के 38.7% और करीब 7,200 करोड़ के आसपास का घाटा जो है वो कंपनी को हो सकता है। 4G सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ी बहुत मदद जो है वो कंपनी को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनल खर्च बढ़ रहा है तो उसके चलते मार्जिन्स में गिरावट होगी। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो हम रोज ही देखते हैं कि इस कंपनी के घट रहे हैं, लेकिन 4G सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जिसका आरपू में मदद मिलेगा, लेकिन ऑपरेशनली वीक रहेंगे। ऑपरेशनली वीक, आरपू बढ़कर आएंगे। हाँ, वो देखना होगा घाटा कितना कर रहा है। 7,200 करोड़ का हमारा अनुमान है, लेट्स सी। ओके, लास्ट टाइम से बढ़कर आएगा या बढ़ के आएगा? पिछली बार 6,500 करोड़ का था। कुछ ज्यादा खास नंबर्स नहीं आने वाले, आरपू थोड़े बढ़ेंगे। चलिए उस पर है हमारी नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक्शन भरपूर रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक बार के लिए सुबह लग रहा था कि बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स के बाद कुछ और फॉलो ऑन सेलिंग देख सकते हैं, बट वैसा आप होते हुए नहीं देख रहे हैं। निफ्टी लगभग उन्हीं लेवल्स पर क्लोज हो रहा है जहां पर हमने फ्राइडे की क्लोजिंग देखी थी। निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी रही है। बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी रही थी। सारे लॉसेज एक बार के लिए रिकवर कर लिए थे, उसके बाद आप फिर से 150 पौने 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। 44,000 का लेवल लग रहा है बैंक निफ्टी होल्ड कर लेगा क्लोजिंग बेसिस पर, बट गिरावट आज बैंक निफ्टी में फिर से होती है। देखिए आज स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी ज्यादा गिरावट हुई है, हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी है, बट 0.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है, 1/4% नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है क्लोजिंग पर। लीडरशिप डिवीज लैब नंबर्स के बाद, नंबर्स तो इनके सुस्त थे, मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉन कॉल में है उसके बाद 1.5% ऊपर, इन्फोसिस 1.5% ऊपर, LTI माइंडट्री यहाँ पर एक्शन है, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी मूव आई है। तो IT, FMCG, रिलायंस और चुनिंदा फार्मा यहाँ पर एक्शन रहा है, और एक दो प्राइवेट बैंक जैसे कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखी है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में प्रेशर था। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर है 3.5%। अदानी पोर्ट्स में भी आपने 2.25% का कट देखा है। JSW स्टील और हिंडाल्को, साथ ही टाटा स्टील कमजोर थे। आइशर मोटर्स में वीकनेस देखी है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम ये भी कमजोर थे। टाटा मोटर्स भी आपको फिसलते हुए देखा है, और HDFC बैंक में भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार में आइए 4.5% का मूव। PVR आइनॉक्स वीकेंड रिलीज गदर की शानदार रही। NMDC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्रॉम्पटन, कैनफिन होम्स, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। वीकनेस आई है आपके लिए AB कैप, क्रॉम्पटन, कैनफिन होम्स, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। वीकनेस आई है आपके लिए AB कैपिटल में, मुथूट फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, JSPL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सेल, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर और साथ ही JK सीमेंट ये थोड़े कमजोर रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़े सुस्त नोट पर होती हुई दिख रही है, बट नीचे से देखें तो रिकवरी रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हो रहा है निफ्टी, 23 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है सेंसेक्स, बट बैंक निफ्टी आपको करीब 125 अंक नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग फिगर आए उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए क्या क्या आयोजन किया। याद रखिएगा कल मार्केट हॉलिडे है, परसों मार्केट खुले हैं, हालांकि बैंक हॉलिडे है, करेंसी मार्केट्स बंद रहेंगे, बट परसों मार्केट्स खुले हुए हैं, ये अपने ध्यान में रखें। चलिए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने है। निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, चलिए बढ़िया बात है। फ्राइडे को अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली थी, वहां से आप एटलीस्ट 6 पॉइंट ऊपर ही बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 44,090 के लेवल पर क्लोज हो रहा है, करीब 100 अंक नीचे। सेंसेक्स 80 अंक ऊपर आपके लिए क्लोज होते हैं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लोजिंग शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी मेहमानों का, वागले साहब, सिद्धार्थ जी, सचित जी, हिमांशु जी, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स जय ठक्कर आपका भी। कल की छुट्टी एंजॉय करिए। वेडनेसडे को आपसे फिर से होगी मुलाकात बाजार के एक्शन को बढ़ाने के लिए आगे, और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।